जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सीरीज डिस्कस करने वाली हूं, जिसमें आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन है उसमें 28 दिसंबर 2022 से लेकर के आपके 20 जनवरी 2023 तक सीडीपी वाले पोर्शन में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन सभी टॉपिक्स को हम एक क्विक तरीके से रिवाइज करेंगे। आप एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर आने वाले शिफ्ट में आपका पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें हम हर एक करके एक एक टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और उसके साथ ही ध्यान से वीडियो को समझिए। इसको देखने के बाद आपको शायद ही रिवीजन करना पड़े। इसमें हम हर एक टॉपिक के ऊपर जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जितनी भी आपकी एनालिसिस हुई है, कंप्लीट एनालिसिस अगर आप एक जगह पे देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल श्योर आपके लिए ही है। पर उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सीटेट की हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन से आप रहें सबसे पहले अप टू डेट। और उसके अलावा अगर आपको ये एनालिसिस जो मैं कंप्लीट वन शॉट में करा रही हूँ अच्छी लगे, समझ में आए, आपके लिए बेनिफिशियल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो मैंने पहला टॉपिक उठाया है वो है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो देखिए, इसलिए मैंने अंदर का कंटेंट नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्या बना है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो वहाँ इसी प्रकार ब्लैंक होता है और उस कॉन्सेप्ट जो आपने बिल्ड किया है आपको उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आंसर करना होता है। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए कि आप एक डायग्राम याद रखिए। ठीक, ये है आपका ग्रोथ और ये है आपका डेवलपमेंट। ये क्या है आपका ग्रोथ और ये क्या है आपका डेवलपमेंट। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, तो ये एक वेन डायग्राम है जिसमें कि मैं ये बता रही हूँ कि जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये ग्रोथ है। क्या है ये? ग्रोथ, जिसको हिंदी में हम वृद्धि कहते हैं और इसको हिंदी में विकास कहते हैं। तो ये वृद्धि है और विकास है। तो इसका मतलब है वृद्धि की जब बात करता है तो वृद्धि एक शॉर्टर एक्सपेक्ट को दिखाता है, जबकि जो आपका विकास है वो वृद्धि को लिए हुए है अपने अंदर। इसके अलावा जो ग्रोथ है ये आपका कहाँ तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये आपका चलने वाला है अप टू मैच्योरिटी, आपकी परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? ग्रोथ। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो डेवलपमेंट जब से आप अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, मतलब वुम्ब टू टुम्ब चलने वाली प्रक्रिया है। वुम्ब से लेकर के टुम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब एक इंसान की लाइफ साइकिल, मान लीजिए ये बच्चा है छोटा जो पैदा होता है, जब से ये अपनी मम्मी के पेट में आता है तब से लेकर के इसकी लाइफ अलग अलग फेजेस में बीतती है और एक टाइम आता है जब वापस ये कब्र के अंदर क्या होता है? चला जाता है। तो यहाँ से लेकर इसके बीच में एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता, जो 18 ईयर्स पे मान लीजिए। तो इतना सिर्फ और सिर्फ इसका इतना एक्सपेक्ट क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। और बाकी पूरा कंप्लीट एक्सपेक्ट क्या कहलाता है? आपका डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ में आपके जो टर्म्स आते हैं ग्रोथ में वो सिर्फ और सिर्फ कैसे टर्म्स होते हैं? तो ये आपके होते हैं जो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव, मतलब परिमाणात्मक। मतलब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो 18 साल तक आपने सुना होगा कि हमारी एज बढ़ती है और हमारे अंदर कई सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें कैसे चेंजेस आएंगे? क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक, क्वांटिटेटिव चेंज जिसको हम फिजिकल या स्ट्रक्चरल चेंज भी कह सकते हैं, जैसे कि बॉडी का साइज का बढ़ना, शेप का बढ़ना, ठीक, अलग अलग केमिकल चेंजेस का होना, एडोलेसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? ग्रोथ में। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड सेंस है। डेवलपमेंट क्या है कि जब तक आपकी पूरी लाइफ स्पैन में हमेशा हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट का डोमेन भी आप जब पढ़ेंगे तो वो बड़ा होता है, जिसमें हमारा PCSC
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है ये, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो अलग अलग स्टेजेस से हम क्या करते हैं, हमारा ये डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, फ्रॉम और डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब ये क्या है डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी, जब आप पैदा होते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं अपनी माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, और धीरे धीरे आप क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं तो आप अपने पैरों पे हो जाते हैं। तो डिपेंडेंसी से लेके ऑटोनॉमी तक, ठीक है, ये स्टेज किसकी है, आपकी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हम अपने इन्वॉल्वमेंट से, मैच्योरिटी इनटू लर्निंग का जो है प्रोडक्ट होती है। इसके साथ ही जब हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि मॉडिफिएबल होता है। क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है। मॉडिफिएबल मतलब कि जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। मॉडिफिएबल हो सकता है बट रिवर्सिबल ये नहीं होता है। रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में आपके दोनों प्रकार के चेंजेस आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डेवलपमेंट में आपके क्वांटिटेटिव भी आएगा क्योंकि ग्रोथ इंक्लूड है, प्लस क्वालिटेटिव भी आएगा, वो चेंजेस जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे आपकी बुद्धि का बढ़ना, इंटेलिजेंस का बढ़ना। इंटेलिजेंस का अधिक संबंध अगर पूछे किसी से तो किससे है, हेरिडिटी से है, ठीक है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। तो डेवलपमेंट कभी भी बोले तो डेवलपमेंट ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, बड़े वाले को आप याद रखिएगा, उसके अंदर ग्रोथ है तो ग्रोथ छोटा वाला एक्सपेक्ट है और ये बड़ा है, पीसीएससी का डोमेन है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस जो है ये दोनों किस में पाए जाएंगे, तो जो बड़ा है मतलब डेवलपमेंट, और सिर्फ क्वांटिटेटिव कह दूं तो ये किस में आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा। इसमें जैसे फिजिकल शेप में चेंज होना, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर में चेंज होना, और क्वालिटेटिव मतलब आपके सोचने की क्षमता में विकास होना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कौन कौन सा है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमें इन्हीं चारों लोगों को पढ़ना है। अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें एक कॉन्सेप्ट है किसका, मोटर डेवलपमेंट का। किसका है, मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो समझिए कि जो डेवलपमेंट होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका विकास होता है, तो उसी के विकास में जो पेशीय विकास होता है वही आपका मोटर डेवलपमेंट है। अब ये जो जिसमें वो मसल्स उसकी सारी क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। तो मोटर डेवलपमेंट आपने दो प्रकार के पढ़े हुए हैं। कितने प्रकार के, दो। कौन कौन सा है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। और इस जो जाता है, जैसे जो इसकी दिशा है वो भी G to F ही है, ग्रॉस टू फाइन ही है। पहले G ही आता है फिर F आता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर GF, ठीक है। G to F इसकी दिशा जो है, डायरेक्शन जाती है GF की तरफ। अब जो ग्रॉस है, तो ग्रॉस का मतलब स्थूल, मतलब बिग मसल्स, मतलब इसमें जो चीज़ें होंगी वो इन्वॉल्व किस में होंगी, बिग मसल्स में, ठीक। मतलब जब आप अपनी बड़ी मसल से कोई चीज़ करते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें। जब फाइन की बात करते हैं तो फाइन में आपकी स्मॉलर मसल्स, जो फाइन मसल्स होती हैं, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनका यूज़ होता है। जैसे जब हम राइट कर रहे हैं तो हमारे फिंगर्स की मसल्स यूज़ हो रही हैं, जब हम काजल लगाते हैं तो उसमें हाथों का जो रहता है वो यूज़ होता है, ठीक। इसी प्रकार अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये आपकी मोटर डेवलपमेंट से। अब हम आ जाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। आप सबको पता है क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज होता है बॉडी में, ठीक है। हाइट, वेट, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है, और ये मेजरेबल भी होती हैं और ये हमको दिखती भी है साफ साफ। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन इज अ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, जिसमें हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, हर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो बच्चे का कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में उसको कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, या फिर किस तरीके से दूसरों के सामने पेश आना है, इसका विकास कैसे होता है, सोशलाइजेशन के माध्यम से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन कलर्स आवर लाइफ्स, ये किसने कहा है, रैथस ने। इमोशनल डेवलपमेंट पता होना चाहिए बच्चे को कि जब वो बड़ा होता है, क्योंकि इमोशनल जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। अगर कोई आपके सामने इमोशन शो नहीं करता है वो भी बड़ी बात है, मतलब खराब चीज़ है, और
अगर बहुत ज़्यादा शो कर रहा है तो वो भी सही नहीं है। तो हमें अपने इमोशन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें कब कहाँ किस प्रकार का इमोशन पोर्ट्रे करना है। तो ये सारे डेवलपमेंट हमारे कैसे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे किसको देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बार पेपर में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई होता है, ये हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी का और किसका होता है, इन्वायरमेंट का। तो हेरिडिटी क्या होती है, अनुवांशिकता, और इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं। इन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई कम होगा तो कोई ज़्यादा होगा, दोनों का क्या है, हम मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक। डेवलपमेंट के और प्रिंसिपल क्या है कि डेवलपमेंट आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। अब वो अलग बात है कि हमें समझ नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती है। डेवलपमेंट आपके जो चारों डोमेन्स हैं, जो मेजर डोमेन्स हैं, उन सब में हमेशा होती है। जैसे कि अभी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आने वाले 1 साल बाद आप इससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को जानते होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी तो आपका डेवलपमेंट है। और ये हमेशा आपके डेथ तक जो है चलती है। डेवलपमेंट सिक्वेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, वो एक सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है। इसी कारण से सीक्वेंस और ऑर्डर में होता है। किस में होता है, सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है। इसी कारण से आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि डेवलपमेंट इसी रीजन से क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है कि वो हम पहले से बता सकते हैं कि जो है डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। जैसे हम बता पा रहे हैं कि ग्रोथ है, जब ग्रोथ ईयर है बच्चे का तो उसमें बच्चे का ये चीज़ हाइट ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रक्चरल और फिजिकल चेंजेस उसके अंदर ज़्यादा होंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। डेवलपमेंट में सीक्वेंस और ऑर्डर होता है। डेवलपमेंट जितने भी आपने डोमेन पढ़े हैं ना, इससे आप याद रख सकते हैं जो आपके PCSC डोमेन है, ये PCSC जो डोमेन है आपके, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और सबके बीच में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इन सबके बीच में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब जुड़े तो होते ही, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इमोशनली जो है, आज आपका मन अच्छा नहीं है तो आप बहुत अच्छा से हंसेंगे और दिखेंगे, बोलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक चीज़ का प्रभाव दूसरे चीज़ पे निश्चित ही पड़ता है। अगर आप बीमार हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बीमार है तो दौड़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है, इस वजह से क्या है कि ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। उसके अलावा इसमें पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करने का मतलब डेवलपमेंट हो सकता है किसी बच्चे में बहुत अच्छा हो, किसी में अच्छे से ना हुआ हो, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो इसी कारण ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। इसके साथ ही इसके डायरेक्शन जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान से बिल्कुल समझिए। पहला है आपका सिरोध पदोमुखी। सिरोध पदोमुखी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। ठीक है, सिरोध पदोमुखी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिफ्लोकैडवल। सिफ्लोकैडल, इसको मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। तो हिंदी से अच्छा आप इंग्लिश दोनों ही आप याद कर लें, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। सिरोध पदोमुखी या सिफ्लोकैडवल। जो सेकेंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो आपका क्या है, निकट दूरस्थ निकट। समीपस्थ, इसका हिंदी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हिंदी इसका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अदरवाइज इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब हम इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की, सिफ्लोकैडवल, तो देखिए सिफ्लो मतलब क्या है, सिरोध पदोमुखी। तो सिरोध का मतलब क्या है, जो आपका सिर है वही तो है। इसका मतलब है जैसे ही आप सिफ्लोकैडवल या सिरोध पदोमुखी देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, आपका सिर से लेकर के जो नीचे वाला पोर्शन है वो, ठीक, ऐसे डेवलपमेंट आपका कैसा चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है। सिर के पास ये गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, पैर की तरफ। तो सिर से याद रखिए, सिर से पैर की तरफ जा रहा है, तो सिफ्लोकैडवल। सेकंड है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको कहते हैं समीप
समीप, दूरस्थ, निकट, ठीक है, यही जो भी है तो ऐसा ही है। तो आप इंग्लिश देख लीजिए प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो आपका है ये क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आता है और थोड़े लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है ना कि ये क्या है कि पहले तो आपका ये सेंटर में जो बीच में है, जो आपका हार्ट है मान लीजिए, सेंटर में पहले डेवलपमेंट करता है, फिर इस साइड हाथों में जाएगा, पहले सेंटर में फिर हाथों में जाता है। तो आप देखिए इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, लिखने का तरीका देखिए, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी हो गया, ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल हुआ ना, बीच में जब आप सेंटर में गए तो वहाँ जनरल था, फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक एरिया में गए। तो ये भी आपसे पूछा है कि जनरल टू स्पेसिफिक है। अभी मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगी, जनरल टू स्पेसिफिक। इसके अलावा एक और लिखा हुआ क्वेश्चन है और वो है आपका ग्रॉस टू फाइन। ये तीनों है। अब देखिए सेंटर टू पेरिफेरी, ये तो आपको याद होगा सीपी, सेंटर से पेरिफेरी जाएगा सीपी, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है आपका, सेंटर टू पेरिफेरी। जो जी वाला है तो इसको आप याद रख सकते हैं कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल वाला है, ठीक, वो क्या है आपका जीएफ, जो आपने अभी ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट में देखा, ग्रॉस टू फाइन मोटर डेवलपमेंट में आपने देखा कि वो उसका डेवलपमेंट का दिशा क्या था, ग्रॉस टू फाइन। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है, बस जी एक एफ हो गया, तो एक जीएफ और एक जीएस। ये जीएफ और जीएस दोनों के दोनों किस में होंगे आपके, प्रॉक्सिमो डिस्टल में, जनरल टू ग्रॉस टू फाइन एंड जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं किस में है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से, ये अभी आपके जो कल का पेपर आया था 20 जनवरी का, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी आपसे कि एक डायरेक्शन जो है इसका इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस पर आप खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि सेफ्लोकैडवल क्या है वो एक बार आप रिवाइज करिए। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, सिरोध पदोमुखी, सिर से पैर की तरफ जाएगा डेवलपमेंट, तो वो आपका हो जाएगा सेफ्लोकैडवल, मस्तकाधोमुखी या सिरोध पदोमुखी। और अगर आपका कहाँ से जाता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या होगा, समीप, दूरस्थ, निकट, ठीक है, समीप, दूरस्थ, ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है सेंटर टू पेरिफेरी या जीएफ या जीएस, ग्रॉस टू फाइन अदर जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। तो ये आपका है किसके लिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो आप किस परिप्रेक्ष्य पे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। आप इंटेलिजेंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि वो भाई ज़्यादा अच्छा है, ये कम है, उसकी क्षमता के बेसिस पे कह सकते हैं, एप्टीट्यूड के बेस पे कह सकते हैं आप उसके, ठीक। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि उसके सोचने की क्षमता पे, कि थिंकिंग उसकी कैसी है, उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं, उसका दिमाग, क्रिएटिविटी कैसी है। तो अलग अलग बहुत सारे आप देखेंगे, उसके फिजिकल चेंजेस, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है, यही उस पर्सन को खास बनाती है, यूनिक बनाती है। हर एक पर्सन की अपनी क्या है, यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर आप एज अ टीचर दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपको कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चा चाहे कमज़ोर है चाहे बहुत ताकतवर है, आपको कभी भी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब सीरियस लेना है। और आपको कभी भी अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, बच्चे किसी भी घर से अगर आता हो, ठीक। इसके अलावा यहीं पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाई करता है। इसी के लिए जो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो क्या हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस देना है, तो नहीं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो क्या सभी बच्चे एक तरह के हैं, नहीं है, तो हम एक तरह का निर्देश कैसे दे सकते हैं फिर बच्चे को। तो इसी के लिए हम किस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। तो आई होप कि जो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
जी हाँ, तो अब यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। इससे भी बार बार क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक, सबसे पहला मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए आपको आंतरिक या बाहरी रूप से जो कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको क्या करती है, उस बिहेवियर को करने के लिए एक्साइट करती है, वही आपका मोटिवेशन है। B.F. स्किनर का कहना है कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह काम करता है आपके अधिगम में, आपके लर्निंग में। किसकी तरह काम करता है, नेशनल हाईवे, जिसको हम NH कहते हैं। NH पे जैसे हमारी गाड़ी भागती है, वैसे ही जब आप लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसमें मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किसका कहना है, B.F. स्किनर का। मोटिवेशन आपके दो प्रकार से आपने पढ़े होंगे। पहला मोटिवेशन है आपका इंटरनल या इंट्रिंसिक, जिसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को क्या कहते हैं, बाहरी। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा। जब हम बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा का, तो इसका सेंटर ऑफ लोकस क्या होता है, इंटरनल। जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका सेंटर ऑफ लोकस क्या होता है, आउटसाइड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब माना, तो ये आपका बेस्ट होता है। एक्सट्रिंसिक आप ज़्यादा देर तक, मतलब अगर आपको कोई चीज़ पास करनी है या कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में पाना है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि ये आपके अंदर की जो चीज़ है, जो आपके अंदर कुछ करने का पैशन होता है, ये वहाँ से जनरेट होती है। जबकि एक्सट्रिंसिक आपको किसी ने बोल दिया, हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा, कुछ नेम फेम रिवॉर्ड देखकर आप क्या हो गए, एक्साइट हो गए और आपने उस चीज़ को करने का ठाना। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसका सेंटर ऑफ लोकस एक्सटर्नल होता है। एक्सट्रिंसिक है तो एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक है तो इंटरनल। मोटिवेशन एक साइकिल है आपकी, मोटिवेशन साइकिल जिसको हम कहते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं, बट मेन इसमें जो है मोटिवेशन साइकिल, जिसको हम NDG साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NDG साइकिल। अब ये NDG साइकिल क्या है, नीड है, ड्राइव है और इंसेंटिव है। मेन आपके यही तीन होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बार बहुत सारे लोग और भी कुछ बता देते हैं, किसी में अराउजल आ जाएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, इस तरीके से। बट मेन आपके यही तीन है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। अब इसको पहले हम एक एग्जांपल से आप सिंपल समझ लीजिए, NDG साइकिल, कि आपको पानी प्यास लगी है, ये आपकी नीड है, ज़रूरत है। तो जब आपको ज़रूरत है तो आपको क्या होगा, आप उस चीज़ को खोजेंगे कहाँ आपको पानी मिल जाए। ठीक है, आप घर में है तो वेल एंड गुड, घर के बाहर जाते हैं अगर आप किसी के घर, तो आप हमेशा, अगर आपको प्यास लगी है और कोई पूछ भी नहीं रहा, तो आप सोचते हैं कि कैसे हम देखें, कहाँ से देखें, किसको बोलें कि हमको प्यास लगी हुई है। तो आप फिर क्या करते हैं, आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल टेंशन अराउज होता है कि यार पानी कहाँ से मिलेगा, अब तो मुझे प्यास लगी है। तो वही साइकोलॉजिकल टेंशन आपके ड्राइव का काम करता है। उसने आपको मोटिवेट किया कि तुम्हें अब पानी चाहिए, वो आपकी ज़रूरत है, और पानी मिलने के बाद वही आपका क्या हो जाता है, इंसेंटिव हो जाता है। फिर वो चीज़ आपकी शांत हो जाती है, फिर आप दूसरे नेक्स्ट गोल की तरफ लग जाते हैं। तो यही आपका है नीड, ड्राइव और इंसेंटिव साइकिल। ठीक है, इसके साथ ही एक और थियरी इसमें इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो अब्राहम मैस्लो को हम नहीं छोड़ सकते। अब्राहम मैस्लो की जो थियरी है उसको हम कहते हैं नीड हायरार्की थियरी। इन्होंने एक, जैसे हायरार्की जानते हैं, एक के बाद एक जो पदानुक्रमिक होता है, वो वैसे इन्होंने एक क्या दिया है, थियरी दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीड हायरार्की थियरी। नीड हायरार्की थियरी, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। इसमें इन्होंने ना, जैसे ये है, अब इसमें इन्होंने ना 5 इनके सीरीज थे, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं, PSLES। PSLES से हम याद करते हैं। ठीक है, इसमें इनके 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो 5 स्टेज इनके नीड हायरार्की थियरी को, पहला इनका क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो इनके एकदम क्या होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं। क्या है, एकदम बेसिक नीड्स, जैसे कि उनको क्या चाहिए, कि खाना चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, छत चाहिए, मकान चाहिए। तो ये इनके बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। स्लीप, सोने के लिए जगह चाहिए, तो ये क्या है, इनका फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आता है, जो किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट इनका सिक्योरिटी नीड्स, क्या है, सिक्योरिटी। अब जब रह लिया इन्होंने, कर लिया, या फिर आप इसको सिक्योरिटी नीड्स भी कह सकते हैं। हाँ, तो अब इन्होंने इसमें क्या कर लिया, रह लिया। ठीक है, अब इनकी फिजिकल नीड्स क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। तो सिक्योरिटी नीड्स अब इनकी आएगी कि अब इनको क्या करना है, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे वो रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो
फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स या फिर सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब अब सेफ्टी हो गई कि चारों तरफ अच्छे से रख लिया, मकान बन गया, अब आराम से सो रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका आता है तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब क्या आ जाएगा, लव आ जाएगा, बिलोंगिंगनेस की अब जब घर हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब थोड़े रिश्तेदार बनाए जाएं, ठीक है, थोड़ा हम रिलेशनशिप बनाएं, तो ये लव और बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लव और बिलोंगिंगनेस की नीड अब आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है स्टीम नीड्स। कौन सी नीड आती है, स्टीम नीड्स। स्टीम का मतलब है दोनों से, जो आपको सोसाइटी से सम्मान चाहिए वो भी, और जो खुद से चाहिए वो भी। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग यही 3 स्टेजेस तक रह जाते हैं, स्टीम नीड, और लास्ट का आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम मेटा कॉग्निशन, मेटा नीड्स भी कहते हैं, मेटा पोटेंशियल नीड, ये हाईएस्ट होती है, ये आपकी क्या है, हाईएस्ट है, और इस पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो फेज है कि जब आपको पता है अपनी पूरी पोटेंशियल कि आप इन इन चीज़ों को कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप ये काम कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, PS LES से आप याद रख सकते हैं, ठीक, PS LES, मैंने इसको ऐसे याद किया चूंकि मेरा नाम PS स्टार्टिंग का है तो मैंने LES कर लिया है, तो PS LES, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ देता है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको जानना भी। तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, ठीक, या सिक्योरिटी नीड, उसके बाद थर्ड आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया, नीड हायरार्की थियरी है, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके इंटेलिजेंस से। किससे आ रहा है, इंटेलिजेंस से। तो जब हम बात करते हैं किसकी, इंटेलिजेंस की, तो आप खुद सोचिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धि, ठीक है। देखिए, चूंकि ये आपका CDP का पूरा ओवरऑल एक तरीके से आप समझिए तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें आपका लास्ट टाइम रिवीजन भी हो रहा है, ठीक। तो बहुत ही काम और रिलैक्स माइंड होकर चीज़ों को सिर्फ सोचिए। जैसे मैंने इंटेलिजेंस लिखा तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसको मैच करिए, और जो चीज़ नहीं आ रही है, जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे ऐड ऑन करिए और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बनाइए, ठीक। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किस ईयर आया था, बताइए। तो देखिए, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि किस ईयर में आया था, 1905 में, ठीक, 1905 में, 1905 में पहला इंटेलिजेंस क्या आया था, टेस्ट आया था, इंटेलिजेंस टेस्ट आया था। अगर मैं IQ कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये किसने दिया, तो IQ कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है, स्टर्न। किसने दिया है, स्टर्न ने। किसने दिया है, स्टर्न ने। अगर मैं मेंटल एज का कॉन्सेप्ट देने की बात करूं तो किसने दिया है, ये मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, MBA वाला, कि मेंटल एज और बीच में कौन आ गया, बिने। MBA से भी मैंने आपको याद कराया, तो मेंटल एज देने वाले कौन है, बिने। और अगर मैं कहूँ पूरे फॉर्मूले को मॉडिफाई करके उसमें into 100 लगा करके मॉडिफाई करने वाले कौन है, तो ये है आपके टर्मन महोदय। कौन है, टर्मन, ठीक। ये इंटेलिजेंस से है। अब इंटेलिजेंस होता क्या है, तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील पर्पसफुली, टू एक्ट रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। आपके चारों तरफ जो भी पर्यावरण है उसके साथ आपकी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है कि आप उसके साथ कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, वही तो आपकी इंटेलिजेंस है। जैसा देश वैसा भेष, वही तो आपकी इंटेलिजेंस है। अगर मैं मुहावरे के उस पर कहूँ कि आपके हिसाब से जैसी परिस्थितियां आई, आप उस रंग रूप में ढल गए, जितनी जल्दी आप ढल गए वही उतनी जल्दी आपकी बुद्धि अच्छी है। तो इंटेलिजेंस की एक और है कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। ये भी किसने दिया है, बिने ने दिया है। अगर आप इंटेलिजेंस की टेबल में देखें तो अगर आप एवरेज बच्चे की बात करते हैं तो एवरेज को हम मानते हैं 90 से लेकर के 109 या 110 तक। अगर आप गिफ्टेडनेस बच्चे की बात करते हैं तो ये 140 प्लस होता है। 160 पॉइंट का ये पूरा टेबल होता है जिसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ये 160 पॉइंट का पूरा टेबल होता है जिसमें 140 प्लस बच्चे गिफ्टेडनेस के अंदर आते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे जाते हैं तो बॉर्डर लाइन पे कौन से हैं, 70 से लेके 79 तक के बच्चे जो हैं ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं। मेन एवरेज और गिफ्टेड को आप याद रखिए। अब गिफ्टेड के साथ दो चीज़ आपको और याद रखनी है, वो है हॉट्स और दूसरा क्या है,
एनरिच करिकुलम, मैंने आपको इससे ही से बताया था कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो क्या होते हैं, ही होते हैं। तो ही का मतलब क्या है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऐसे बच्चों को हम देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस देंगे कि उनकी थिंकिंग क्या हो और डेवलप्ड हो। उसके साथ ही जो करिकुलम होगा, उनके लिए जो पाठ्यचर्या होगी वो कैसी होगी, एनरिच करिकुलम होगा। कैसा करिकुलम होगा, एनरिच करिकुलम होगा। ठीक है, तो ये बात रही कुछ आपके इंटेलिजेंस से संबंधित। अब अगर हम आगे देखेंगे इंटेलिजेंस में, तो आईक्यू का हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, चलिए आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। तो आई होप कि आप सभी लर्नर्स को आईक्यू का फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। मैंने इंटेलिजेंस की एक वीडियो भी कराई, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए। उसमें मैंने इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छे डिस्क्राइब किया है अच्छे से। MA/CA × 100 यही फॉर्मूला होता है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू लर्नर्स, इंटू 100। ठीक है, तो मेंटल एज क्या है, मेंटल एज बेसिकली बच्चे की जो आपकी एज है, जिस उम्र का है, अगर उसकी बायोलॉजिकल एज बोले तो वो क्रॉनिकल एज में आता है कि जितना उसका DOB जो डेट ऑफ बर्थ है। बट मेंटल एज क्या है कि बच्चा किस स्तर की कैपेसिटी रखता है। अगर वो क्लास 5 में पढ़ रहा है, क्लास 8 के सम्स को सॉल्व कर ले रहा है, दैट मीन्स उसका मेंटल एज किस लेवल का है, क्लास 8 के बच्चे के लेवल का है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आपका फॉर्मूला है। अब इसके अलावा हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को देखते हैं। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बच्चा कब क्रिएटिव होगा, कब इंटेलिजेंस होगा। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये प्लस मत कर लीजिएगा, ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है। अब इसके साथ एक चीज आती है, ठीक, मैंने इसको ट्रिक से भी बताया है आपको। ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट है बेसिक। ठीक, सी अल्फाबेट्स पढ़िए, पहले सी आता है, उसके बाद आई आता है। आई पहले तो आता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आई पहले आएगा, ये तो गलत है। तो इसका मतलब जो बच्चा क्रिएटिव होगा, इट मस्ट बी इंटेलिजेंट। सी पहले आएगा, आई बाद में, सही है। तो जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा। बट जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो सकता है, दोनों केसेस हो सकता है कि हो सकता है वो हो भी, बट हो सकता है वो नहीं भी हो। इसमें मस्ट वाला केस नहीं अप्लाई होगा। ठीक, तो ये इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का याद रखिए। अगर बच्चा क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट निश्चित होगा, बट अगर वो सिर्फ इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्रिएटिविटी से आता है। क्रिएटिविटी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। क्रिएटिविटी जो है क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को जो आपको दिया गया है उससे कुछ नया निकाल दें, कुछ नया आप आउट ऑफ द बॉक्स कर दें, दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमेशा जिस थिंकिंग से जनरेट होती है वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से हमेशा क्रिएटिविटी एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको याद कराया हुआ है ऑफे से, याद है? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप थम्स अप करिए। ऑफे, अब ये ऑफे क्या है, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन। चूंकि मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट्स को लिख नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलाबोरेशन। ओके, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अभी बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की। जब यहाँ पे आया है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का हमेशा संबंध याद रखिएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ होता है। किसके साथ होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ। देने वाले कौन है, JP गिलफोर्ड ने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों को दिया है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस है और ये हमेशा एसोसिएट होता है किससे, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। वहीं अगर डाइवर्जेंट में जाएंगे तो वहाँ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन आ जाएगा और वो आपके इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से एसोसिएट है, वैसे ही कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है आपकी, बताइए, इंटेलिजेंस से। क्लियर? तो ये आपका कुछ इंटेलिजेंस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद इमोशन डेवलपमेंट, जो आपके इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मैंने आपको बताया इमोशन लाइफ्स आवर कलर, ये रैथस का है। उसके साथ ही अगर आपको नहीं पता है लर्नर्स तो मैं बता दूं कि जन्म के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 इमोशंस होते हैं और ये कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, व्यवहारवाद के जनक।
फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन। वॉटसन का कहना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ 3 संवेग है। अब वो 3 संवेग कौन कौन से हैं? तो भाई वो 3 संवेग आपके FAL है। अब ये FAL क्या है? फियर, एंगर, लव। क्या है? डर होगा, गुस्सा होगा और प्यार होगा। ठीक, फियर, एंगर एंड लव, ये जो 3 इनके इमोशंस हैं ये बच्चे के साथ जन्म के साथ रहता है। ये कहने वाले कौन है? वॉटसन। तो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अवेयरनेस अपने इमोशन के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि अपने बारे में हमको पता हो कि हमारा इमोशनल कैसा है, हमें कहाँ किस प्रकार का इमोशन पोर्ट्रे करना है। इसके साथ ही इमोशन और कॉग्निशन दोनों चीज़ों में आप देखेंगे तो इमोशन और कॉग्निशन क्या होता है? आपस में रिलेटेड होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर आपके इमोशंस कॉग्निशन अच्छा है तो आपका इमोशन भी क्या होगा? इससे बेटर होता है। तो इमोशन और कॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। बट अगर आपको केस दे देगा ज़ेजोंग का तो इनका मानना है कि आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन का केस सिर्फ किसके में होगा? ज़ेजोंग में होगा। किसके में होगा? ज़ेजोंग वाले केस में बस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इमोशन और कॉग्निशन वाली जो है दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं? पॉजिटिव रिलेशन होता है, दोनों बाई डायरेक्शनल होते हैं। इसके साथ ही हम अब यहाँ पे 3 रिंग मॉडल देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 रिंग मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया है? रेंजुली के द्वारा, जिसको हमने किससे याद किया है? ACC। किससे याद किया है? ACC। और ये तीनों ACC चूंकि कैसे बच्चे हैं, ये गिफ्टेडनेस के लिए, गिफ्टेडनेस बच्चों के लिए इनका जो मॉडल था, ये 3 रिंग मॉडल, ये किसके लिए था? गिफ्टेड बच्चों के लिए, गिफ्टेडनेस बच्चों के लिए। तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें क्या होंगी? हाई होंगी। ठीक है, क्या होगा? हाई होगी। इसमें आपकी हाई एबिलिटी होगी, हाई आपकी क्या होगी? क्रिएटिविटी होगी, और उसके साथ ही हाई कमिटमेंट होगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या होंगी? इनकी बहुत ज़्यादा होंगी। क्या क्या है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, ये वाला जो एरिया है। चूँकि 5% ही बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेडनेस होते हैं। तो ये आपका हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ठीक, तो ये जो ACC मॉडल है ये गिवन बाय रेंजुली, ये किसके लिए दिया था इन्होंने? तो जो बच्चे गिफ्टेडनेस होते हैं, जिनका IQ 140 प्लस होता है, ये उनके लिए इन्होंने दिया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। जी हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जितनी भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के सिर्फ रिवाइज करिए, आपको चीज़ें अपने आप याद आती जाएंगी। 1 से 2 बार आप पूरी वीडियो को इसको देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, आप पूरी कंप्लीट, आपका पूरा CDP तैयार हो जाएगा। बिल्कुल काम होकर के इसको पढ़िए ध्यान से। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो स्टेजेस मेजर कितनी है? 4। कितनी है? 4। कौन कौन सी? एक बार बोलिए साथ में। इन्फेंसी हो गया, एक अर्ली चाइल्डहुड हो गया, एक लेटर चाइल्डहुड हो गया, और एक आपका एडोलेसेंस। कभी कभी अर्ली और लेटर के बीच में आजकल एक नया निकाल दिया इन्होंने, मिडिल चाइल्डहुड। क्या निकाल दिया है? मध्य, जो आपका बाल्यावस्था है। तो इन्फेंसी में आपको यही याद रखना है कि इन्फेंसी क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। क्या होता है आपका? सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है 0 से 2 साल के बीच में। तो ये सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? तो ये आपका इन्फेंसी है। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड से काफ़ी क्वेश्चन आता है, आप बस PSL याद रखिए। ठीक है, या फिर हाँ PSL भी आप याद रख सकते हैं। PS आपने अभी उसमें भी याद किया था, PSL। अब ये PSL क्या है, इसको ध्यान से समझिए क्या है ये। तो पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है आपका सोशलाइजेशन, और तीसरा है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये तीनों ही चीज़ें इस स्टेज में क्या होती हैं? फास्टेस्ट होती हैं। PSL फिजिकल डेवलपमेंट भी सबसे तेज होता है बच्चे का इस स्टेज में। S सामाजिककरण, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, तब ये फास्ट रहती है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इस समय बहुत ही लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव या क्रिटिकल पीरियड होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछता है, यही वर्ड्स बिल्कुल हैं, तो इस वर्ड्स को समझिए, सेंसिटिव या फिर क्रिटिकल। सेंसिटिव कहे या क्रिटिकल कहे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेज है? तो अर्ली चाइल्डहुड है। तो अर्ली चाइल्डहुड इज इक्वल टू PSL, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड किसके साथ है? PSL। P क्या है आपका? फिजिकल, S क्या है? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, L क्या है? लैंग्वेज, भाषा। ये तीनों का विकास इस अवस्था में बहुत ही तेजी से बच्चे के अंदर होता है। लेटर चाइल्डहुड, जब लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की अवस्था,
प्याजे की आप जब अवस्था देखते हैं तो कंक्रीट ऑपरेशनल आपने इस स्टेज में देखा है प्याजे के। तो अब ये बच्चे के क्या है, गैंग एज है, स्कूल में बच्चा जाता है, ये सारी चीज़ें इसकी है। उसके बाद एक आपका अर्ली चाइल्डहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एडोलेसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था 12 से 18 साल, लेकिन अगर WHO कहते हैं तो 10 से 19 साल, ये याद रखेंगे। उसके साथ स्टैनले एंड हॉल ने इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज कहा है। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज किसको कहते हैं, तो एडोलेसेंस को कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज कौन है, तो हमारा एडोलेसेंस है। ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, संक्रमण काल की अवस्था, एडोलेसेंस याद रखिए, ठीक है। तूफान और जो भी है, स्टॉर्म और स्ट्रेस, तनाव, तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था, संक्रमण काल की अवस्था किशोरावस्था। गोल्डन पीरियड किशोरावस्था, गोल्डन पीरियड देखते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि चाइल्डहुड होगा, बट नहीं, गोल्डन पीरियड क्या है आपका, एडोलेसेंस है, भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान से करके जाइए। गोल्डन पीरियड क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, एडोलेसेंस। गोल्डन स्प्रिंग भी, स्प्रिंग पीरियड, बसंत ऋतु किसको कहते हैं हम, इसी को। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ब्रिज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिज क्यों कहते हैं इसको। अब आप देखिए, एडोलेसेंस है, क्या है आपका, बीच में एडोलेसेंस है। अब ये जो एडोलेसेंस है, इसके ठीक आप इधर जाते हैं तो आप बच्चे रहते हैं, मतलब आप चाइल्डहुड रहते हैं, ठीक है, आपका क्या है, चाइल्डहुड है, बचपना है। और ठीक जब इसके आगे जाएंगे तो आप एडल्ट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एडल्टहुड में आप इंटर कर जाते हैं। तो इसीलिए बीच का ऐसा पीरियड है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, ट्रांजिशन फेज, क्योंकि इसके बाद से लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और इसके इधर बिल्कुल चेंज रहती है। तो इसके अलग अलग नाम है, तो एडोलेसेंस के जो भी नाम है उनको ध्यान से समझिए और ध्यान से बताइए। पहला स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज, ट्रांजिशन एज, गोल्डन, गोल्डन के साथ आपको स्प्रिंग पीरियड भी याद रखना है, ठीक। और हाँ, ये सारा है, WHO के अकॉर्डिंग इसकी एज 10 to 19 ईयर्स होती है। तो ये आपके कुछ क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अब इसके बाद गार्डनर द्वारा जो थियरी दी गई है हम उसके बारे में देखेंगे। तो गार्डनर ने कौन सी थियरी दी है इंटेलिजेंस में, जिससे बार बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो गार्डनर की जो थियरी है उसका नाम क्या है, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यही नाम है कि आपका। जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं इंटेलिजेंस की जो हमारी मेजर थियरीज है, जो बार बार पेपर में जिनसे क्वेश्चंस आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसके द्वारा दी गई है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने माना है, हालांकि इसके आगे भी इन्होंने बताया था 9-10, बट एनसीईआरटी में आपके 8 है तो आप 8 ही को पढ़िए। देखिए, लिंग्विस्टिक, जैसे लिंग्विस्टिक आता है आपको लैंग्वेज के ऊपर जिसकी बहुत अच्छी कमांड्स है, वो आपका लिंग्विस्टिक के अंदर आएगा। जैसे कि जो आपके राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, तो लैंग्वेज, एल से लिंग्विस्टिक, एल से आपको भाषा याद रखना है। स्पेशियल इंटेलिजेंस कि जिनका दिशा, जो स्थानिक बुद्धि जिनकी बहुत अच्छी होती है, कि किसी चीज़ को देखे कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बेस्ट फिट होगी, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। जैसे जो स्कल्पचर, मूर्तिकार होते हैं, देख करके उसको अनुभव करके वो क्या करते हैं, उनको स्थान का ज्ञान। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारे लोग स्पेशल में आपके आ जाते हैं। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर के करीब होते हैं, इसमें जो हंटर्स होते हैं वो भी आते हैं, फार्मर्स हमारे होते हैं वो भी आते हैं। बॉडीली किनेस्थेटिक, जो अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और क्रिएटिविटी के साथ मूव कर पाते हैं, जितने क्रिकेटर्स या खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, वो सारे लोग। इंटर और इंट्रा, द मोस्ट फेवरेट वन। तो इंटर मैंने आपको बताया है कि इंटर क्या है, जहां 2 लोग होंगे, ठीक है। तो इंटर में क्या होगा, आपके 2 लोग, इंटर में हमेशा कितने लोग होंगे, 2 लोग, और एक जो है दूसरे की फीलिंग्स को, हर एक चीज को प्रॉपरली तरीके से समझ पा रहा है। काउंसलर हो गया, टीचर हो गया, ये सारे लोग क्या हैं, आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, रखते हैं। इंट्रा में क्या है, इंट्रा मतलब सेल्फ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो आप खुद होंगे। इंट्रापर्सनल में क्या है आपका, कि जब आपको अपने इमोशंस, अपनी अवेयरनेस पता है कि आप कहाँ क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं। जब आपको ये चीज़ की अवेयरनेस होती है, म्यूजिकल, जिनका म्यूजिक के ऊपर जो उसके रिदम्स हैं, जो उसके आपके सुर ताल जो भी है, जब उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड्स होते हैं, उनको पता है, तो वो आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है। लॉजिको मैथमेटिक्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाने में बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, ये सारे लोग इसमें जो है आ जाएंगे।
तो आई होप कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थियरी है ये आपको क्लियर हुई होगी। 8 प्रकार के दिए हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, आपका लॉजिको मैथमेटिकल हो, चाहे तो आपका नेचुरलिस्टिक हो, चाहे आपका इंटर और इंट्रा। इसको तो अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, इंटर और इंट्रा, चाहे स्पेशियल हो चाहे बॉडली किनेस्थेटिक हो। नाम के साथ ये ईजी है, आपको रिकॉल भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म है कि इसमें इंपेरिकल एविडेंसेस का लैक है, कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि सारे के सारे जैसा इन्होंने बताया उस प्रकार का है, ना तो इसको मेजर करने के लिए कोई एक ऐसी एप्रोप्रिएट जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से ये थियरी का क्रिटिसिज्म है। अब हम आते हैं ट्राइआर्किक थियरी। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। ट्राइआर्किक थियरी वाज गिवन बाय विलियम स्टर्नबर्ग। विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई ट्राइआर्किक थियरी है। याद करने का आपका तरीका है एसीपी। एसीपी, ये एसीपी प्रद्युमन सीआईडी वाले नहीं है, ये एसीपी से हमने याद किया है ट्राइआर्किक थियरी गिवन बाय विलियम स्टर्नबर्ग। तो एसीपी क्या है? एनालिटिकल, ठीक। सी से क्या है? क्रिएटिव, एंड फिर पी से आपका क्या है? प्रैक्टिकल। तो देखिए थोड़ा सा तथ्य को समझिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। एनालिटिकल किससे रिलेटेड है? एनालिसिस से, विश्लेषण से। तो जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब ऐसे लोगों का एक और नाम है, इसका दूसरा नाम भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है। तो जो एनालिटिकल है, जो एनालिसिस प्रॉपरली कर पाएंगे, तो वो कैसे होते हैं? कॉम्पोनेंशियल। इसका अदर नाम क्या है? कॉम्पोनेंशियल। जो लोग चीज़ों को देख करके उसको पूरी एनालिसिस प्रॉपर कर पाते हैं, ठीक, जिनके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, उसको रिलेट कर पाते हैं, उनके पास ये बुद्धि बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिव, जो आउट ऑफ द बॉक्स किसी चीज़ से कुछ नया निकाल पाने की, ठीक, आप वो रखते हैं। या फिर एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुभवात्मक है। एक्सपीरियंशियल, जो अपने अनुभव का प्रयोग हमेशा कुछ नई चीज़ों को सृजित करने में करते हैं। प्रैक्टिकल, जो हमारे होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट कि उनको कब कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कब कहाँ कौन सी चीज़ बतानी है, हर हमेशा अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल, तो ये आपको याद रखना है एसीपी। उसके बाद कभी कभी दूसरा नाम भी पूछा, तो एनालिटिकल का नाम है कॉम्पोनेंशियल, ठीक, ए एनालिटिकल कंपोनेंशियल। क्रिएटिव पे आएंगे तो क्रिएटिव का क्या हो जाएगा आपका? एक्सपीरियंशियल। और जब हमारा लास्ट पी है प्रैक्टिकल, तो कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी देखने को मिलता है इंटेलिजेंस की, वैसे तो कई थियरीज हैं। तो वन फैक्टर थियरी, ये जो एल्फ्रेड बिनेट है उनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने इस थियरी में एक चीज़ को दिया था जो था जी फैक्टर। इनका कहना था कि जी फैक्टर जो है इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती है, जनरल फैक्टर है। जी क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल। क्वेश्चन यही था कि जी फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जी जो है जनरल इंटेलिजेंस को, जनरल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक 2 फैक्टर थियरी थी जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर, उनका एक था तो जी था, अब इन्होंने 2 दे दिया। तो जब इन्होंने 2 दे दिया तो 2 में क्या है? जी है और एस है। तो जी क्या है? जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? हेरिडिटी से। स्पीयरमैन का कहना था कि जो ये फैक्टर है ये सबके लिए बेस का काम करती है, मतलब आप जो भी चीज़ें सोचते हैं उसके लिए बेस का काम कौन करेगा? ये करता है बेस का काम। और जो एस फैक्टर है ये क्या है? स्पेसिफिक। एस का ये क्या है? स्पेसिफिक। तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि स्पेसिफिक है, जी क्या स्टैंड करता है? जनरल फैक्टर। और इसको हम ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, आरबी केटल का पूछा था कि आरबी केटल ने इंटेलिजेंस के कौन से 2 प्रकार दिए थे? तो एक तरल बुद्धि दिया था, एक ठोस बुद्धि दिया था। कौन सा दिया था? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि दिया था और ठोस, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है या केटल द्वारा दिया गया, जो 2 इंटेलिजेंस है वो कौन कौन सा है? तो इससे भी आया हुआ है फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है? केटल द्वारा दिया गया है। तो ये आपके कुछ थे बेसिक जो कि इंटेलिजेंस की थियरी से रिलेटेड थे। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिससे बार बार आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे ही आए तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब वो एजुकेशन जो कि सबके लिए है। बच्चा चाहे किसी भी सोसाइटी से आता हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसका सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट कुछ भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है और उसको पढ़ाना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमेशा याद रखिए कि हम किसकी बात करते हैं? एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जिसमें सभी बच्चों के, चाहे वो किसी भी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हों, आपको उसको करना है एज अ टीचर, एक्सेप्ट करना है।
बाला, बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम्स में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती हैं, उस पर फल लगे, मतलब फिगर बना रहेगा जिसपे नेम्स लिखे रहेंगे फ्रूट्स के, फ्लावर्स के। तो ये क्या है? इसी प्रकार से हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बिल्डिंग है उसको किस प्रकार से बनानी है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, सीखने के एक माध्यम के रूप में, ताकि बच्चा कहीं से भी आते जाते उन चीज़ों को देखे और उसको एज अ पार्ट, कि उसको लगे कि ये चीज़ उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड है, उस चीज़ को वो सीख जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं कि जिनको हमको कभी भी मना ही करना है, जैसे कि एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन आ जाए, सेग्रीगेशन आ जाए। सेग्रीगेशन जो है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये वर्ड्स का हमको कहीं भी यूज़ नहीं करना है, बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना है, सेग्रीगेट हमको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इंक्लूसिव स्कूल्स में 2-3 स्कूल्स की बात करता है, एक स्पेशल स्कूल, एक इंटीग्रेटेड स्कूल और एक है आपका इंक्लूसिव। बेस्ट जो है इंक्लूसिव है। देखिए स्पेशल कई बार हम देखते हैं, बट स्पेशल स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आप डिसेबल्ड बच्चों को ही भेजते हैं, जो दिव्यांग हमारे बच्चे होते हैं, तो जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमें दिव्यांग बच्चों को आप अगर स्पेशल में भेजेंगे तो वो नॉर्मल हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, हम उनको एक अलग महसूस करा रहे हैं कि तुम लोग अलग हो, जबकि डिसेबिलिटी उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी में उन लोगों को हमें अच्छा फील कराना है, ठीक है, कि उनके साथ अगर कोई जो है डिसेबल बच्चा है तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर वो कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वो उसके बीच में रास्ते में बैरियर का काम कभी नहीं करते हैं। तो स्पेशल स्कूल्स भी अच्छे नहीं है, इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड स्कूल में आप एक स्कूल में दाखिला तो करा लेते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों को अलग क्लास में रखेंगे और नॉन स्पेशल मतलब जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनको आप अलग क्लास में रखेंगे। बट इंक्लूसिव में एक क्लास में रखकर हम सभी बच्चों को एक साथ एक जैसी एजुकेशन देते हैं, बट जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड होगा। कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लासरूम में हम कई प्रकार के चेंजेस करते हैं, कई प्रकार के लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल कराते हैं, कि अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिए, विजुअली वो देख नहीं पा रहा है, तो वो देख नहीं पाएगा तो क्या आप उसको चार्ट्स ला के दिखाएंगे? नहीं। तो आपको विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेली सिस्टम। ब्रेली आपने पढ़ा हुआ है, 6 डॉट से रेज्ड, 6 डॉट्स होती है जो रेज्ड होती है, उनको टच करके बच्चा सीखता है। उसके अलावा हम उसको दे सकते हैं टेक्टाइल मटेरियल, टेक्टाइल मटेरियल जिसमें उभरे हुए इसमें भी होते हैं कि जिनको टच फील कर सकता है, जो बच्चे क्या है विजुअली इम्पेयर्ड है। उसके अलावा हम उनको ऑडियो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते बट सुन सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो बच्चे अगर क्या है ऑडियो, मतलब उनको क्या है कि ऑडिटरी प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, तो हम उनको देखने वाली चीज़ें दिखा सकते हैं, उनके लिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ ऑडियो वाले जो बच्चे होंगे जिनका ऑडिटरी फंक्शन है, उनके लिए हम साइन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज में उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में भी काफ़ी बार साइन लैंग्वेज में लोग दिखाते हैं और काफ़ी सारे लर्नर्स उससे क्या करते हैं, सीखते हैं, उनको पता लगता है। इसके अलावा हम इनको दिखा सकते हैं, तो हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है कि जो इस तरह से इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जो 3 जो मेजर ये पूछे जा रहे हैं पेपर में, एक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में जो अक्षमता होती है, ठीक है, 100 को वॉस पढ़ेगा, वॉस को 100। ये है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे है? राइटिंग से संबंधित होता है, कि लिखेगा तो पता नहीं कौन सी उड़ान लिखता है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका होता है डिसकैलकुलिया। इसके अलावा जो एक और बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, ये याद रखिए। ऑटिज्म जो है ये क्या है? एक मल्टीपल टर्म, मल्टीपल इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए इसको एक अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। ऑटिज्म के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, अपने आप को आइसोलेट रखता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना पसंद करता है, ये है आपका ऑटिज्म। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका ADHD से।
सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, एडीएचडी की क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन में ही इसकी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब ऐसे बच्चों में शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, वो बहुत देर तक किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप इतने आपका वीडियो तकरीबन 40 मिनट्स का अब तक हो चुका होगा। तो अगर जो बच्चे एडीएचडी से प्रॉब्लम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एक टॉपिक पर, ठीक। तो ऐसे बच्चों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनका जो अटेंशन है उसकी प्रॉब्लम इनको होती है। तो ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, ये हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसके अंदर हम इसको देखते हैं, ठीक। अब इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं इनके लिए कुछ काम किए गए। तो वो काम किस प्रकार के हैं, तो उनके लिए हम अलग टाइम पे अलग अलग सरकार ने भी कुछ चीज़ें की हैं, जैसे कि आरटीई एक्ट। तो आरटीई एक्ट हो गया, इसके अलावा आपका पीडब्ल्यूडी हो गया। तो एक क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी से आया था कि उसका जो मॉडिफिएबल वर्जन है पीडब्ल्यूडी का, उसमें कितने सारे क्या क्या है। तो बेसिक है, बस आप उसको थोड़ा सा बस आपको याद रखना है। जैसे देखिए, इस बार की शिफ्ट में आपको आरटीई से क्वेश्चन तो वैसे देखने को नहीं मिला। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, क्वेश्चन उससे देखने को अभी तक तो हमें नहीं मिला है। तो आरटीई जो है आप उसको जान लीजिए कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। वैसे तो हम आरटीई 2009 लिखते हैं। आरटीई जब हम लिखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बट ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो आरटीई से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। पीडब्ल्यूडी से क्वेश्चन एक आया था कि पीडब्ल्यूडी पहले 1995 में आया था, बस आपको बेसिक याद रखना है। 1995 में आया था और 7 डिसेबिलिटी को कवर कर रहा था। कितने को, 7 डिसेबिलिटीज़ को ये कवर कर रहा था। इसी का अपडेटेड वर्जन आया आरपीडब्ल्यूडी। कब आया, 2016 में। 2016 में जो डिसेबिलिटीज़ थी पहले 7 थी, अब इसका 3 गुना हो गई। 21 डिसेबिलिटीज़ को इसमें कवर किया गया, ठीक। एसिड अटैक और भी पता नहीं कौन कौन सी इसमें डिसेबिलिटीज़ को कर दिया गया। अब पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक। पर्सन विथ डिसेबिलिटी। और आरपीडब्ल्यूडी हो जाएगा तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। बस इसमें आपको राइट जोड़ देना है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो एक आपका हो गया आरटीई और ये पीडब्ल्यूडी बाद में क्या बन गया आपका, आरपीडब्ल्यूडी बन गया। तो ये कुछ आपके जो है, और हाँ इसके साथ ही जो आरटीई में बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं तो 6 से 14 साल के बच्चे इसमें जाते हैं, बट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, उनके लिए ये उम्र कितनी है, 6 से 18 साल है। कितनी है, 6 to 18 ईयर है। इस बात को, तथ्य को आप याद रखिएगा, कितनी है, 6 से 18 वर्ष तक की उम्र है। चलिए, तो अब हम कुछ मेजर जो है थोड़ी थियरीज़ को कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमने गार्डनर की थियरी को देख लिया, अब हम थोड़ी वाइगॉस्की और पियाजे की थियरी को देख लेते हैं, जो कि बार बार पेपर में रिपीट पूछा जाता है, ठीक। तो इसको हम एज शॉर्ट एज रिवीजन की तरह ही देखेंगे, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पहले से जो है चीज़ों को पढ़े होंगे। चलिए, तो हम किसकी थियरी को पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं लेव एस वाइगॉस्की की थियरी को। लेव एस वाइगॉस्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और उसके साथ ही सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। क्या है ये, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। हम इनकी थियरी को पढ़ने वाले हैं। तो लेव एस वाइगॉस्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ ही ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनकी थियरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थियरी। थियरी का नाम क्या है इनके, सोशियो कल्चरल थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए, इस थियरी में आपको बेसिक जो याद रखना है वो ये है कि उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जो कि क्या है, LCS। जैसे आप LCM पढ़ते हैं, LCM, तो बस आपको LCS याद रखना है, लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। क्या क्या है आपका, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज मतलब जो भाषा है वो, इसके ऊपर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। कल्चर आपकी जो संस्कृति है, और सोसाइटी जिस समाज का आप हिस्सा हैं। लैंग्वेज भी इन्होंने 3 प्रकार की दी है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच एंड इनर साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सोशल स्पीच और फिर साइलेंट इनर स्पीच, जो मौन स्पर्श जो हम करते हैं, ठीक है, साइलेंट इनर।
तो वैसे तो पहले देखा जाए तो पहले आपकी सोशल होगी, क्योंकि पहले बच्चा जो है सामाजिक ही वार्तालाप करता है, बाद में बीच में प्राइवेट आता है। प्राइवेट स्पीच इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? प्राइवेट स्पीच जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में इन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट स्पीच है बच्चा खुद को गाइड करने के लिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है, बच्चा खुद को गाइड करने के लिए पढ़ता है प्राइवेट स्पीच में। लैंग्वेज कल्चर सोसाइटी जो आपका LCS है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या है? LCS बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी थियरी को इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो LCS जो है आपका, ठीक है, तो ये क्या है? इनका लैंग्वेज क्या है? सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर। सोशल मतलब सामाजिक वाक, जो बच्चा जब चाइल्डहुड में होता है जो दूसरों से बोलता है, बातचीत करता है। फिर उसके बाद प्राइवेट स्पीच, अब वो खुद से ही कुछ खिलौने से खेल रहा है तो अपने आप को इंस्ट्रक्ट देगा, अरे उसको लाओ, ये करो, वो करो, अपने में ही बात करता है, वही उसका क्या है? प्राइवेट स्पीच है। तो प्राइवेट स्पीच वो क्यों करता है? वाइगोस्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, ये बात आप याद रखिए, भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और उसमें भी प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद को गाइड करता है और ये इंपॉर्टेंट माना, जबकि पियाजे ने इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना है। साइलेंट इनर स्पीच, उसके अलावा लैंग्वेज, इनका कहना है कि जो लैंग्वेज है इसको इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में माना है, कि मैन्स ग्रेटेस्ट टूल जो है वो लैंग्वेज होता है, क्योंकि ये हमको और आपको देखिए कम्युनिकेट करने में कितना मदद कर रहा है। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती तो शायद हम एक दूसरे के फीलिंग्स को, बातों को कभी समझ नहीं पाते। उसके बाद सोसाइटी और कल्चर, इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, जैसे कि ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें कि इन लोगों से ये क्वेश्चन ना आया हो। इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्कैफोल्डिंग की। किसकी? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं हम? इसको हम पाड़ कहते हैं या तो मचान कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम क्या देते हैं? स्कैफोल्डिंग में क्यूज देते हैं, हिंट्स देते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि अच्छा ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे करो तो और अच्छे से होगा। ठीक, खुद नहीं करते हैं, करते नहीं है, बस बच्चे को हिंट देते हैं कि अच्छा ऐसे पढ़िए तो और अच्छे से होगा। तो ये क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि हम क्या करते हैं? हिंट देते हैं, उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक, अब आता है ZPD। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, ये जो ZPD है वो क्या है आपका? ZPD एक सर्कल है कि बच्चे का विकास मदद के स्कैफोल्डिंग मिलने के बाद वो कितना विकास कर सकता है, कितनी दूर तक वो जा सकता है, वही उसका ZPD है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, अब यहाँ तक तो वो खुद से ही पहुँच सकता था, हो सकता है कि हमने उसको मदद की तो यहाँ तक वो पहुँच गया, तो यही इसकी क्या है? ZPD। अब इसके आगे उसको मदद दी भी जाए फिर भी वो इस पॉइंट तक नहीं पहुँच सकता, तो ये क्या है? ZPD। अब हमने ZPD तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया वो प्रक्रिया क्या है? स्कैफोल्डिंग है। और जो ZPD हमने दिया तो जो देने वाला पर्सन है वो कौन होगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर होगा। तो ZPD आप ध्यान से देखिए थोड़ा, तो जो ZPD है, ZPD को आप डिफरेंस भी तो कह सकते हैं, यही वाला रीजन आपका क्या है? ZPD है, तो ZPD को आप डिफरेंस भी कह सकते हैं किसका? कि व्हाट अ चाइल्ड डू और व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू। आप इसको वो भी तो कह सकते हैं कि बच्चा जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता है उसके बीच का ये क्या है? डिफरेंस है। ZPD एक सर्कल है जो बताता है कि बच्चे का विकास मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन कहाँ तक हो सकता है। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, अगर आपको प्रक्रिया कह दे कि किस प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चे को हेल्प देते हैं, क्यूज और हिंट्स के माध्यम से, स्कैफोल्डिंग होगा। डिफरेंस लिख दे कि डिफरेंस है, जो बच्चा कर सकता है और जो नहीं कर सकता है वो आपका हो जाएगा क्या? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम बच्चे को देते हैं वो स्कैफोल्डिंग, और जो देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है वो आपका मोर नॉलेजेबल अदर है। वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके साथ रहने वाला आपका दोस्त भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती है, फ़ोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक इन्होंने दिया है कि स्कैफोल्डिंग है, MKO है, तो ये किसका है आपका? लेव एस वाइगोस्की का। ये उनका पूरा के पूरा क्या है आपका? थियरी है। अब हम किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे पियाजे की थियरी को।
पियाजे की थियरी भी मैंने पूरी डिटेल में पूरे अच्छे से कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, राजर्षि क्लासेस बाय प्रिया सिंह, आप वहाँ से जाकर के या तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। कई सारी मैंने मैराथन्स ऑलरेडी सीडीपी की एक कराई हुई है, मैराथन सीरीज़ मैंने बनाई है, आप उसमें भी जाकर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा कोहलबर्ग पियाजे की मैंने सेपरेट वीडियो में भी एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम किसको देखने वाले हैं? तो अब हम देखने वाले हैं पियाजे को। पियाजे, जिनका पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे। पूरा नाम क्या है इनका? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की जो थियरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे कि स्कीमा क्या होता है, ठीक, जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज होता है, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या थिंग हो, किसी भी चीज़ का ग्राफिक्स हो, उन सभी चीज़ों का जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो मानसिक संरचना हमारे दिमाग में बनी हुई है। अभी मैं आपसे कहूँ इंडिया, तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भारत ऐसा ऐसा एक देश है। इसी प्रकार से हर चीज़ की संरचना हमारे दिमाग में फिट होती है। इसके अलावा इनके दो और टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है क्या? एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ऐड न्यू नॉलेज। जब हम किसी भी नए नॉलेज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। पहले से जो चीज़ नहीं पता उसको जोड़ दिया, वो एसिमिलेट हो गया। और एकोमोडेट में इसी प्रीवियस जो नॉलेज है उसमें क्या करते हैं? न्यू अपडेट। अगर आपको न्यू अपडेट लिख दे तो वो एसिमिलेशन नहीं, एकोमोडेशन हो जाता है। इसी के साथ मॉडिफाई लिख दे, मैनिपुलेट लिख दे, एडजस्ट लिख दे, तब भी ये आपका एकोमोडेशन के अंदर आता है। इस तथ्य को आप ध्यान रखिए, ठीक। एकोमोडेशन में न्यू अपडेट, मॉडिफाई, मैनिपुलेट, एडजस्ट, और एसिमिलेशन में न्यू नॉलेज को क्या करता है? वो ऐड ऑन करता जाता है। इक्विलिब्रेशन की अवस्था होती है जब बच्चा एसिमिलेट करता है, संतुलन की अवस्था, और डिसइक्विलिब्रेशन होने के बाद वो एकोमोडेट कर लेता है कि उसको भी अपने स्कीमा में ऐड ऑन कर लेता है। स्टेजेस की हम बात करें तो पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल, तीसरा है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 स्टेजेस हैं। अब ये चारों स्टेजेस के क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस मेनली आते हैं। एज याद रख सकते हैं 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 और 11 या 12 प्लस, ठीक। सेंसरी मोटर में सेंसेस आपकी टीचर्स होती हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेफर्ड इमिटेशन है कि बच्चा जो है इमिटेट करता है, कॉपी करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक, वो भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। जब प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं तो प्री ऑपरेशनल में क्या हम पढ़ते हैं कि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल, इस स्टेज में आते ही बच्चे का ईगोसेंट्रिक स्पीच आ जाती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच किस स्टेज में होगी बच्चे के? प्री ऑपरेशनल। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है। उसके अलावा रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है इस स्टेज में? नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ना रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, डिसेंट्रेशन भी नहीं होता। तो डिसेंट्रेशन नहीं हो तो क्या होगा? सेंट्रेशन होगा, कि एक बार में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाता। तो इस स्टेज में सेंट्रेशन होता है और रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक। और ये उसकी क्या है? प्री गैंग एज भी कहलाती है। कंक्रीट में आप जैसे ही जाएंगे तो अब यहाँ से उसका लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बट वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ रहेगी? कंक्रीट चीज़ों के लिए ही रहेगी वो लॉजिक। इसके अलावा यहाँ पे SCC क्या है? सीरिएशन। बच्चा यहाँ पे सीरियल में लगाना, जैसे कि आपका है तो वो उसको पता है, अब वो सीरियल में लगा लेगा, छोटे से बड़े, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ये कर लेगा। क्लासीफाई कर लेगा। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है कि बच्चा इस स्टेज में आकर के उसको आप अलग अलग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस प्रकार से अगर आप उसको अलग अलग चीज़ें दे दिए और आपने उसको बोला कि अब तुम इसमें से क्लासीफाई करो, तो बच्चा आराम से इसमें से क्या कर लेगा? क्लासीफाई करेगा। और क्लासीफाई करके इसको जो है सारे सर्कल को एक साथ कर लेगा, रेक्टेंगल को एक साथ कर लेगा, ट्रेपीजियम को एक साथ कर लेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इस लेवल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। अब उसके अंदर कंजर्वेशन का भी गुण आ गया है, मतलब
इस स्टेज में उसको लगता था कि जो बीकर है अगर हम उसको 2 तरह के चीज़ें दे रहे हैं तो इसमें पानी दोनों में सेम है, बट बच्चे को लगता था कि ये ज़्यादा है, क्वांटिटी जो है वो सेम रहने के बाद भी वो क्या करता था, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं था कि अगर इसमें पलट दिए तब भी वही पानी है तो उसमें कर दिए तब भी, बट इस स्टेज में उसके पास वो कंजर्वेशन का गुण क्या होता है, आ जाता है। तो इसमें SCC याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे क्लासिफिकेशन किस में तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आपने तो इसमें 4 पढ़ा है। तो SCC कितना वर्ड है, 3 है, और स्टेज कौन सा है, तीसरा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल ऐसे आप याद कर सकते हैं SCC, और ये क्या है, तीसरा स्टेज भी है। तो SCC क्या है, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक, फॉर्मल ऑपरेशनल में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की स्टेज होती है, इलॉजिकल रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या इलॉजिकल रीजनिंग, और जब लॉजिक के साथ रीजनिंग आ जाए तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगा। इसके साथ ही फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इसके साथ ही यहाँ पर आपकी होती है। ये चीज़ आपको मेनली जो है इनके सीरीज में याद करना है। एलिमेंट्स भी इन्होंने दिए हैं, कई बार पेपर में एलिमेंट भी पूछा हुआ है कि 3 दे देगा, एक कोई एक्स्ट्रा दे देगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया है सीन, क्या है ये, सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतरक्रिया पहला, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, जो अनुभव है वो हो गया, तीसरा है क्या आपका सोशल इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है, जो आपका संतुलन है वो, और चौथा हो गया मैच्योरेशन, जो मैच्योरिटी है वो। ये 4 चीज़ें क्या है, इनके एलिमेंट्स में आती हैं। तो ये पूरी की पूरी आपकी पियाजे की थियरी इन शॉर्ट में थी। आई होप कि आपको ये पियाजे की थियरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है। तो अब हम यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जिससे कि बार बार आता है, इसको हम क्या कहते हैं, समाजीकरण। क्या कहते हैं हम, समाजीकरण। तो समाजीकरण जब भी आए तो सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, मतलब जो हम आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं किसको, जो सोसाइटी में रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वही तो हमारी सोशलाइजेशन है। छोटे से लेके बड़े होने तक किस प्रकार से बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में पता लगता है। तो यही क्या है, आपका समाजीकरण है। ये कॉन्शियस लेवल पे, चेतना के स्तर पे, और अनकॉन्शियस दोनों लेवल पे सोशलाइजेशन हमारा होता रहता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि आपका ये रुक जाता है, ये एक क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन पूछता है सोशलाइजेशन से वो आपका यही है कि जो फैमिली है वो क्या है, फैमिली जो है वो क्या है, आपकी जो सोशलाइजेशन है उसका क्या है, एक्टिव मेंबर है। मतलब कि आपसे क्वेश्चन में देगा कि जो सोशलाइजेशन है उसकी एक्टिव एजेंसी कौन सी है और पैसिव एजेंसी कौन सी है। इसके अलावा फैमिली जो है ये आपकी क्या है, सोशलाइजेशन में सबसे मेन है। ठीक, और अगर आपको फैमिली के साथ ऑप्शन में अगर आपको नेबर भी दे देता है, ठीक है, नेबर भी देता है तो भी ये आपका क्या हो जाता है, एक्टिव मेंबर में इंक्लूड होता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही होती है जो कि आपका क्या है, लेवल्स जो सोशलाइजेशन का है उसके अंदर आती हैं। तो यूनिट ऑफ जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर हम इसको देखते हैं। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्राइमरी जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हमारा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, फैमिली। बट अगर ऑप्शन में नेबर भी दिया हुआ है, फैमिली अलग से अकेले नहीं दिया है, तो नेबर भी आपका सही है। अदरवाइज नेबर आपका जो है क्या होता है, सेकेंडरी में भी आता है। इस तथ्य को ध्यान दीजिएगा। नेबर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक, जितने भी चीज़ें आपके नेक्स्ट आएंगे, आपके जो भी चीज़ें, स्कूल हो गया, नेबर हो गया, मीडिया हो गई, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के सोर्स हो जाते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के आते हैं। तो प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ फैमिली आती है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर एजेंसी बोल दे, ये तथ्य ध्यान दीजिएगा, एजेंसी अगर कह दे तो एजेंसी जो है हमारी प्राइमरी एजेंसी अगर कह दे, या एक्टिव एजेंसी, प्राइमरी नहीं एक्टिव ही कहेंगे हम इसको, अगर आपसे एक्टिव एजेंसी कह दे और पैसिव एजेंसी, 2 एजेंसी हैं। एक्टिव एजेंसी का मतलब है कि जिस पर आपके ऊपर उसका प्रभाव डायरेक्टली पड़े, सीधे सीधे सापेक्ष रूप से पड़े, डायरेक्टली उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो वो एक्टिव होगा, और इनडायरेक्टली होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। डायरेक्टली किसके पड़ता है, फैमिली का पड़ता है, स्कूल का पड़ता है, आपके नेबर का पड़ता है। ठीक, ये डायरेक्टली है। और पैसिव किसका पड़ रहा है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया,
पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारे पैसिव एजेंसी में जो इनडायरेक्टली जो आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बात रही किसके लिए, सोशलाइजेशन से आपकी रिलेटेड। तो सोशलाइजेशन जब भी आएगा तो आपका क्वेश्चन यहीं से जो है ये फॉर्म्ड होता है, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम अब बात करेंगे, तो वो हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या फिर जिसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या कहते हैं हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं, जिसके फादर कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है, जॉन डीवी। कौन है, जॉन डीवी। ये नाम याद रखिएगा, जॉन डीवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। इसके साथ ही जो लैब स्कूल्स थे, जो लेबोरेटरी स्कूल्स थे शिकागो में, उसको खोलने वाले यही थे। लैब स्कूल खोलने वाले कौन थे, जॉन डीवी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है, जॉन डीवी। इनका कहना ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम का समर्थन करते हैं कि बच्चे के साथ टीचर को कैसा रिलेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, कि दोनों को बोलने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। इसके साथ ही ये कहते हैं कि बच्चा कैसे लर्निंग करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है तो क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा। बच्चे का हैंड और हाथ और जो हार्ट है दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, बच्चा जो है सीखे तो वो प्लेजर के साथ सीखे, एंजॉयफुल लर्निंग करे। हैंड और हार्ट दोनों का उसके क्या हो, उसमें मेल होना चाहिए। और इसी के साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, और अगर आपसे कह दे किंडरगार्टन मेथड, अगर आपसे पूछ दे इन केस, तो किंडरगार्टन मेथड किसके द्वारा दिया गया है, फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। ठीक, और एक और बात कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। जैसे कि आपने टेबुलर रासा में देखा कि टेबुलर रासा में जो लिखा गया है कि बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं, बट अब की जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये मानती है कि बच्चे कभी भी ब्लैंक नहीं होते हैं। वो स्कूल में आते हैं, जब वो बचपन से ही आते हैं तो वो अपने साथ अपना इन्वायरमेंट लेकर आते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज लेकर आते हैं, अपनी खुद की सोच समझ लेकर आते हैं, अपने खुद का मदर टंग लेकर आते हैं, और जिसके हेल्प से उसको एज एन एसेट यूज़ करके हमें उस बच्चे की एजुकेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड है तो लर्निंग करके सीखने पर जोर देंगे, एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर देंगे कि बच्चे अपने अनुभव के द्वारा सीखें। इसके बाद ये और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं आपके। एक्टिविटी लर्निंग, बच्चे को करने का मौका देंगे और बच्चे को ले जा करके उस चीज़ को सामने सापेक्ष अनुभव कराएंगे कि देखो ये चीज़ ऐसी है, ऐसे इसको लर्न करते हैं। गेम्स टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये कुछ मेथड्स है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपका था। ठीक है, और इसके साथ ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसकी भी बात करता है कि आपको जैसे नैरोअर कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि बच्चे को हमको जीविकापार्जन के लिए पढ़ाना है कि बच्चा जो है आगे कमा सके। तो ये बहुत गलत बात है कि हम एजुकेशन को इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, किसी चीज़ को बता सके, पढ़ा सके। तो ये उसका नैरोअर कॉन्सेप्ट है। मेनली हमको बच्चे को ये कहते हैं कि बच्चे को हमको क्यों पढ़ाना है, प्रेजेंट लाइफ के लिए, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जी सके, इसके लिए हमको पढ़ाना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं जॉन डीवी। ठीक है, और ये यूएसए से थे, ये भी आप याद रखिए, यूएसए थे, शिकागो यूएसए में ही है, यूएसए से थे। प्रेजेंट लाइफ के लिए ये पढ़ाने की बात करते हैं। बट अगर आपको इंडिया में बोल दे, किस में कह दे, इंडिया में, इंडिया में कौन है भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, गिजू भाई बडेका। कौन है, गिजू भाई बडेका है, जिन्होंने दिवस स्वप्न जैसी कई सारी पुस्तकें बच्चों के लिए लिखी हुई है। तो इंडिया में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए कौन है, गिजूभाई बडेका। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट या नेव कॉन्सेप्शंस। अल्टरनेट या फिर नेव कॉन्सेप्शंस, जो संभ्रांतियाँ होती हैं बच्चों की, जैसे बचपन से हमारी भी बहुत सारी होती हैं कि जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे साथ पेड़ भी चल रहा है, चंदा भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, सब चल रहा है। तो ये क्या है, बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन है, नेव कॉन्सेप्शन है, जो संभ्रांति है। तो इसके लिए हमें बच्चे को डांटना नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है। ठीक है, क्या है ये चीज़, ये स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे को उस समय उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली। क्या नहीं मिली, बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिली। तो जब बच्चे को उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली तो बच्चा वही चीज़ आज तक लेकर के आया है। तो एज अ टीचर
आपको इसको एक्सेप्ट करना है, नेचुरल मानना है, और इसको दूर आप कैसे करेंगे, तो बेस्ट तरीका अल्टरनेट या नेव कॉन्सेप्शन को दूर करने का है जो आपका वो है क्लासरूम डिस्कशंस। क्या है आपके क्लासरूम डिस्कशंस। क्लासरूम डिस्कशंस के द्वारा हम अल्टरनेट या नेव कॉन्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और तथ्य आप याद रखिए कि जो आपका क्या होता है, लर्निंग होता है, जो आपका लर्निंग होता है वो क्या होता है, वो एक एक्टिव, सोशल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दे देगा लर्निंग इज अ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोसेस, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, एक्टिव, सोशल और डेमोक्रेटिक तीनों होता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जो है आपका सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया होती है। अब हम आते हैं जेंडर। जेंडर से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे बेसिक जो है वो क्या है, जेंडर। जेंडर एक क्या है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, और वहीं अगर हम हिंदी में दोनों सेम है, बट इंग्लिश में अगर हम बात करें सेक्स की, तो सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल जो है आपका स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल आपका संरचना है। जेंडर जो है वो क्या है कि सोसाइटी में लोगों ने बनाया है कि ये उनको निर्धारित कर दिया कि मेल है तो यही काम करेंगे, फीमेल है तो आपको यही करना है। बट जो सेक्स वाला पोर्शन है जो आपका बायोलॉजिकली डिपेंड होता है, वो बताता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स पे एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो बॉय। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये सेक्स डिटरमाइंड। जबकि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो सोसाइटी ने कुछ रोल्स वो कर दिया है कि लड़का है तो उसको ये करना है और लड़की है तो उसको कुछ अलग तरीके से जो है रहना है। तो ये कुछ रोल जो हमें डिसाइड करवा देते हैं, ये आपके क्या है, जेंडर है। इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं और इसको हम कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन जहाँ से आपका आता है वो है जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप से। बहुत सारा क्वेश्चन है जेंडर बायस से और जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसके बीच में आप दोनों में अंतर समझिए। स्टीरियोटाइप क्या है, जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। ये प्री कंसीव्ड जो नोशंस होते हैं, लर्नर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या है, प्री कंसीव्ड नोशन है। प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब है जो पहले से चली आ रही परंपरा है, जो हमारे दिमाग में पहले से है कि दादा परदादा ने बताया कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है कि ये एक खास कास्ट के प्रति, क्लास के प्रति या किसी विशेष वस्तु के प्रति भी हो सकती है, किसी एक इंडिविजुअल के प्रति भी हो सकती है। ये कि लड़कियां इस तरीके से हैं, लड़के इस प्रकार से हैं। ठीक, या किसी एक खास कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं या वो ऐसे होते हैं। तो ये आपका स्टीरियोटाइप है जो कि किस लेवल पे होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर विराजमान होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें पता होती हैं, हमने सुनी होती हैं, बट अब ये हमारे मानने और न मानने के ऊपर होती है। अनकॉन्शियसली ये आपके पास होती है। वैसे कितनी बार स्टीरियोटाइप कॉन्शियस लेवल पे भी होती है, बट जब ये आपके कॉन्शियस लेवल पे आती है ना, तब ये बायसनेस का रूप ले लेती है। मतलब बायसनेस कब होगा, जब आप इसको एक्शंस में ले आएंगे। अब आप टीचर बन गए और आप जाकर के लड़कियों का बहुत पक्ष लेने लगे या लड़कों का बहुत पक्ष लेने लगे, तो ये भी बायस है। और ये बायसनेस कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप है, जो पहले से चली आ रही जो कंसीव्ड नोशंस है, आपने उसको अपने लाइफ में उसको एज अ एक्शन के रूप में पोर्ट्रे करना शुरू किया है। तो आपको झुकाव नहीं रखना है कि न तो लड़की की तरफ न तो लड़के की तरफ, झुकाव नहीं रखना है। और अगर वो पहले से सोच दिखा रहा है, एग्जाम्पल या क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, स्टीरियोटाइप कब होगा कि ऐसा मानना है कि लड़के बहुत करेजियस होते हैं और लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। बट अगर उसके जगह आपको क्वेश्चन दे दे कि जो बच्चे हैं, टीचर है वो क्लासरूम में जब भी स्टैंड करा रही हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो हमेशा एक लड़की को ही खड़ा करती हैं, लड़के को नहीं खड़ा करती हैं, तो ये बायसनेस आ जाती है। ठीक, तो आई होप कि आपको जेंडर का जो ये मेन कॉन्सेप्ट है, जेंडर इनइक्वालिटी भी होता है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि समानता, कि चाहे जो हो, अगर काम दोनों कर रहे हैं तो वेजेस भी उनको कॉमन मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। बट ऐसा अभी तो नहीं होता है, धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है। तो जेंडर इक्वालिटी की जगह जेंडर इनइक्वालिटी जो हमें है, ये ज़्यादा देखने को आज के डेट में मिलती है। ठीक, इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं मेथड्स के बारे में, जो आपसे बार बार पेपर में पूछता है। एक है आपकी आगमन विधि, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। तो हमेशा इंडक्टिव याद रखिए कि आपका क्या है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ है। अगर मैथमेटिक्स पेडागोजी, मैथ पेडागोजी में देखेंगे तो यहाँ अराइविंग की बात करता है। किसकी बात करता है, अराइविंग लिख देगा। ठीक है, और डिडक्टिव ठीक रीचिंग लिख देगा और रूल टू एग्जाम्पल, तो ठीक इसका उल्टा डिडक्टिव हो जाएगा। आप एक याद रखिए, हो जाएगा। जब आप किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो आप पर्टिकुलर देते हैं, स्पेसिफिक देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टू जनरल।
क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे को पहले उसको समझ में आना चाहिए, तो कंक्रीट से किसकी तरफ ये जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए, उसके साथ ही आप रूल से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, या फिर रूल की जगह और क्या लिख सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी लिख सकता है। जब ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो ये आप इंडक्टिव मेथड में करते हैं, और डिडक्टिव ठीक इसका क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन एक पूछता है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, क्यूमुलेटिव, इन सबको मैं ब्रीफ से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो जब भी क्या है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर। क्या होगा, सिस्टम के साथ करेंगे तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन होगा बच्चे के व्यवहार का, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। और ये दोनों कर सकते हैं, टीचर भी बना सकता है पोर्टफोलियो, और बच्चा खुद भी या लर्नर खुद भी जो है उसको जो है कर सकता है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों द्वारा ये बनाया जाता है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन होता है। जब हम एनेक्डोटल की बात करते हैं, एनेक्डोटल, तो इन केस ऑफ एनेक्डोटल हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेते हैं। ठीक, किसको लेते हैं, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंसिडेंट को हम इसके अंतर्गत लेते हैं जब हम करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ टीचर द्वारा ही बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा बनाया जाता है, टीचर के द्वारा। अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करते हैं तो आपने जब मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा क्लास 10 तक, तो सबने पढ़ी है, तो वहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एक एक करके, ऐड ऑन करके। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि ऑल वर्क, बच्चे के सभी कार्यों का यहाँ हम मूल्यांकन करते हैं, बच्चे के सभी कार्य, उसके हिस्ट्री से लेकर के, फैमिली से लेकर के, उसका प्रेजेंट लाइफ से लेकर के, सब चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे विवरण देते हैं। तो ये आपका क्यूमुलेटिव है। ठीक, उसके अलावा कभी कभी आपसे रेटिंग पूछ देता है, तो रेटिंग स्केल क्या है, जैसे कि आप जाते हैं, आजकल ऐप यूज़ करते हैं, मोबाइल में सभी यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन मोड पे देख रहे हैं, तो लिखता है ना कि प्लीज़ रेट अस इन 5 स्टार, आपको 5 स्टार दे देगा, अब उसमें से आपको इसको रेट करना, यही आपका रेटिंग स्केल होता है। ठीक, जिसमें आपको ऑप्शन देता है, अब आपको जो पसंद है वो लिखिए। एक चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट सिर्फ और सिर्फ येस या नो में आपका होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, ये चीज़ करना अच्छा लगता है या नहीं। डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ येस और नो के रूप में आपको आंसर देना होता है। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने किस में पढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं असेसमेंट में। किस में पढ़ते हैं, असेसमेंट में। तो अलग से भी क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये असेसमेंट के आपके क्या है, टूल्स हैं। ठीक, क्या है ये असेसमेंट के टूल्स। अब असेसमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी कराई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ध्यान से देखेंगे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको उस चीज़ बताने जा रही हूँ। ठीक है, असेसमेंट जिसको हम कहते हैं आकलन। ठीक है, असेसमेंट एक छोटा टर्म है, इसके ऊपर आता है मेजरमेंट, और इसके भी ऊपर कौन आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हम पूरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पूरे तरीके से बच्चे का जजमेंट करते हैं, ओवरऑल किसी भी सिचुएशन को क्या करते हैं, देखते हैं, जज करते हैं। जबकि असेसमेंट में सिर्फ हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं बच्चे का। अब यहाँ पे दो आपकी चीज़ें आती हैं असेसमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, वो है डी और आर। मैंने बताया हुआ है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे तो वेरी गुड। ठीक, एक है आपका डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टीचिंग, और एक है आपकी रेमेडियल टीचिंग। हमेशा डीआर, क्रम भी यही रहेगा, जैसे हमने जीएफ पढ़ा था ग्रॉस टू फाइन, तो वैसे ही डीआर पहले हमेशा डायग्नोस्टिक करते हैं, फिर ही हम रेमेडियल टीचिंग पे जाते हैं। डायग्नोस्टिक में हम गैप को फाइंड आउट करते हैं, और रेमेडियल में क्या करते हैं कि उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, तो उसके अनुसार हम इनको जो है सॉल्व करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, तो इसमें गैपिंग का पता करते हैं और इसमें उस चीज़ को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो ये पहले हमेशा निदानात्मक होता है, फिर उपचारात्मक होता है। डायग्नोस्टिक को क्या कहते हैं, निदानात्मक। पहले उस चीज़ का निदान करते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, उपचार हम करते हैं। जैसे कि पहले जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो पहले आपको रिपोर्ट दे देगा कि जाइए एक्सरे करा के आइए, ये करा के आइए। फिर उस एक्सरे को देखकर पता करता है कि आपके अंदर कहाँ कौन सी दिक्कत है, तब वो उसका उपचार उस प्रकार से आपको दवाई देता है। अब इसी में आपके असेसमेंट में ये चीज़ है, इसके साथ ही असेसमेंट के साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर और ऑफ। फॉर कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव, और अगर ऑफ कह दिया तो क्या हो जाएगा, समेटिव।
फॉर्मेटिव बेस्ट होता है, इसी के अंदर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग इंक्लूड होता है, इन वाला भी इंक्लूड होता है और असेसमेंट एज लर्निंग भी इंक्लूड होता है। इन लर्निंग जो क्लासरूम के दौरान करते हैं, एज लर्निंग जो हम बीच बीच में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो फॉर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही फॉर और ऑफ जब दोनों को आप मिला देते हैं तो यही आपका बन जाता है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये आपका क्या हो जाता है, बन जाता है, जो असेसमेंट के अंदर हमने देखा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इससे काफ़ी बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को एकदम ध्यान से आप देखिए। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी 2 बार जो है, एक बार इन्होंने रिवाइज करके दे चुकी है और एक बार पहले भी इन्होंने 1956 में दिया था। जो इनके ब्लूम की टेक्सोनॉमी, उसमें जो मेजर आपको याद रखना है वो है CAP। CAP को आपको याद रखना है, जो कि क्या है, कॉग्निटिव, जो संज्ञानात्मक वाला पक्ष है इसका। दूसरा है आपका इफेक्टिव, जो कि भावात्मक पक्ष है, और तीसरा है आपका साइकोमोटर, जो क्रियात्मक पक्ष है, ठीक है। साइकोमोटर या फिर इसको हम कोनेटिव भी कहते हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन में जो भी चीज़ आपकी जो थिंकिंग से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कॉग्निशन में। किससे रिलेटेड, जो थिंकिंग, जो आपकी सोच है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी कॉग्निशन में आएंगी। जब हम अफेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ इमोशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इमोशंस, जो हमारे संवेग है उनसे संबंधित जितनी चीज़ें होती है, ठीक। और जब आप साइकोमोटर या कोनेटिव पे आते हैं तो कोनेटिव दैट मीन्स जो आपके एक्शंस होते हैं, जो करने की आपकी क्रिया जो है वो चीज़। ये तीनों के तीनों आपके मेन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से पूछते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपको कैसे याद रखना है, CAP, कैप, जो कैप है उससे। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ NEP से जोड़ कर देता है कि जो नई NEP हमारी 2020 है उसमें जो है, जो कैप है वो जो है बच्चे की, जब हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, तो वो हम तीनों डोमेन के साथ करें। ऑप्शन में आपको जो देगा सिर्फ कॉग्निटिव, सिर्फ इफेक्टिव या सिर्फ साइकोमोटर, तो नहीं। जब भी हम डेवलपमेंट इसका असेसमेंट करेंगे तो हम तीनों डोमेन्स को ध्यान रख के करेंगे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, और तीनों को ध्यान देकर वो भी 360 डिग्री असेसमेंट करेंगे। पूरे के पूरे 360 डिग्री हम बच्चे का असेसमेंट क्या करेंगे। इसके साथ ही आपको जो है इसमें जो चीज़ याद रखनी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग पर अधिक आपको क्या देना है, बल देना है। 360 डिग्री जो असेसमेंट होगा इसमें बच्चे का पीयर असेसमेंट भी होगा कि उसके साथियों के साथ कैसा है, टीचर असेसमेंट भी होगा, ठीक। और उसका जो है बाकी अदर एक्टिविटीज़, करिकुलम के बियॉन्ड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उन सबको ध्यान में रख करके यहाँ पे बच्चे का क्या करेंगे, हम असेसमेंट करते हैं। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से ये है। इसके अलावा इन्होंने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन जैसे कई टर्म्स जो दिए हुए हैं, जिसमें नॉलेज जो है वो सबसे बेसिक है, ठीक। तो ये CAP ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको जो है इस तथ्य को याद रखना है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है NCF, जो कि कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें नहीं पूछा हो हर शिफ्ट का, क्योंकि NCF एक तरीके से क्या है, पूरी की पूरी आउटलाइन है, एक मैप की तरह है कि आपकी पूरी पेडागॉजी इस पर बेस्ड है कि किस प्रकार से हमें करना है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये जो NCF है हमारा 2005 का, अभी तक का यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अपडेटेड और सही NCF है। इसके पहले 4 और NCF हमारे आ चुके थे, ये हमारा चौथा NCF है। कौन सा NCF है, चौथा। एक बार 1975 में आया हुआ है, 1988 में, और 2001 या 2000 में है, 2001 और एक है 2005। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ये चौथा NCF है हमारा। कौन सा, 2005 का जो NCF है वो कौन सा है, हमारा 4th NCF है, जो कि बनाया गया था प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा। ये उसके कौन थे, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल, ठीक। इसके क्या थे, हेड थे। इसमें 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। कितने फोकस ग्रुप थे, 21 फोकस ग्रुप थे। और जो इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, इनका पूरा मेन जिस्ट क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। क्या था आपका, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक। इनकी जो इंस्पिरेशन इन्होंने ड्रॉ की थी वो एक तो इससे की थी, और दूसरा जो NPE आपका 1986 वाला आया था उससे इन्होंने क्या की थी, इंस्पिरेशन ड्रॉ की थी। इनके 5 मेजर गाइडलाइंस थे जिसकी हम बात करते हैं। कितने हैं मेजर गाइडलाइंस, 5। बट जब आप NCF को ओपन करते हैं तो NCF आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर के एक ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से स्टार्ट होता है, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। एक है आपका क्रिएटिव स्पिरिट और एक है जनरस जॉय, जिसको उन्होंने 2 की एलिमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड माना है, ठीक। तो टैगोर के पैसेज से स्टार्ट ओपन होता है आपका NCF, जो ऐसे का नाम क्या है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस।
और इसमें दो चीज़ों को उन्होंने की एलिमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड बताया है, क्रिएटिव स्पिरिट और जनरस जॉय। ठीक, अब इनके 5 जो मेजर गाइडलाइंस हैं इसको समझिए, आपकी मैक्सिमम पेडागोजी इन्हीं सब चीज़ों पे है। पहला क्या है, लर्निंग। जो लर्निंग हो वो शिफ्ट हम करें रोट मेथड से। क्या करें, रोट मेथड से इसको हटाएं और कैसी लर्निंग करें, मीनिंगफुल लर्निंग करें, अर्थपूर्ण अधिगम हम यहाँ पे करेंगे। तो लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड टू मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक, सेकेंड हो जाएगा करिकुलम, जो पाठ्यचर्या है गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसके परे भी एक दुनिया है जो बच्चे की रियल लाइफ है, जिसमें वो रहता है, जिससे वो कनेक्ट करता है। तो आपको जो करिकुलम है वो भी कैसा लाना है, टेक्स्ट बुक के परे। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेस। वो एकमात्र रिसोर्स नहीं है बल्कि सारे रिसोर्सेस में वो भी एक रिसोर्स है। तो बाकी एक्सपेक्ट को हम बच्चे के लिए, क्योंकि एजुकेशन कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हम बाकी एक्सपेक्ट को इग्नोर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन, बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन का फियर बहुत ज़्यादा होता है। तो एग्जामिनेशंस को हमको कैसे करना है, रिजिड रखना है नहीं, एग्जामिनेशन को हमको फ्लेक्सिबल बनाना है और ऐसा एग्जामिनेशन जिससे बच्चे फियर न करें। और उसके साथ ही बच्चे के अंदर क्या डेवलप करनी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करनी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चा क्या हो, जो 21st सेंचुरी स्किल्स की हमने बात करी है अपने एनपीई में, 21st सेंचुरी स्किल्स, कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के अंदर क्या करनी है, डेवलप करनी है। उसके साथ ही क्या है कि हमें क्या डेवलप करना है, एक ऐसी आइडेंटिटी, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, जिससे बच्चे के अंदर क्या हो कि उसके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको वो समझे, और उसके साथ ही उसके जो मोरालिटी है, जो मोरल्स हैं, उनको भी बच्चा क्या करे, इजीली क्या करे सके, समझ सके। ठीक, उसके बाद क्या है कि नॉलेज जो बच्चे की है, ठीक, जो बच्चे की नॉलेज है, बच्चे की नॉलेज जो है उसके रियल लाइफ से हम क्या कर सके, कनेक्ट कर सकें। मतलब कि जो वो स्कूल में पढ़ रहा है और जो वो अपनी सोसाइटी और समाज में देख रहा है, दोनों में गैपिंग बहुत ही कम होनी चाहिए। तो जो उसकी नॉलेज है उसको हमको क्या करना है, उसके रियल लाइफ से क्या करना है, रियल लाइफ से हमको कनेक्ट करना है। ठीक, कनेक्ट करना। तो ये इनके 5 मेजर गाइडलाइंस थी जो एनसीएफ द्वारा दी गई थी। इसके अलावा एनसीएफ ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग बातें कही हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स बच्चों के हमको क्या करना है, चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थिंकिंग प्रोसेस। उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, वो जिस भी कल्चर में रह रहा है, उसके रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करके हमको उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए प्रमोट करना है, उसकी क्रिएटिविटी को जनरेट करना है। ठीक, अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए इन्होंने कहा है कि साइंस में हमको रोट पर नहीं ध्यान देना है, रटने पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना है कि द वाई, क्यों होता है, प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर क्रिएटिविटी जनरेट हो सके, क्यूरियोसिटी हो कि हमारे नेचर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्यों होती हैं। वो तभी होगा जब उसको प्रक्रिया समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोशल साइंस के लिए इनका ये कहना है कि ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसको जब आप पढ़ें तो आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ें। किस अप्रोच से पढ़ें, इंटीग्रेटेड अप्रोच से। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं है, आप एक का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से निकाल करके पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस भी ऐसा ही है कि आपको इसमें कैसे पढ़ना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ना है। तो ये आपकी कुछ मेजर गाइडलाइंस थी जो किसके बारे में थी, एनसीएफ के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में देखेंगे, एनपी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी एनपीई है ये आपकी जो है 2020, ये जो इस कमेटी के द्वारा दी गई वो है के कस्तूरी रंजन की कमेटी। और इसमें जो मेन आपको याद रखना है कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5334। इससे पहले हम 10+2 के स्ट्रक्चर पर हमारी एजुकेशन सिस्टम वर्क करती थी, बट अब जो नया आया है वो क्या है, 5334। ठीक, मतलब पहला जो बेसिक है वो कितना है, फाउंडेशनल, इसको FPMS से आप याद रख सकते हैं,
5 साल फाउंडेशनल में, 3 साल प्रिपरेटरी में, 3 साल मिडिल में और 4 साल चौथा साल सेकेंडरी में। ठीक, तो 5 3 3 4 जो इसका स्ट्रक्चर है, पहले तो स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। उसके बाद FPMS, FPMS क्या है? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। क्या है? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ये 4 इसके स्टेजेस हैं। अभी आपको कल या परसों के पेपर में आपको फाउंडेशनल से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 3 से 8 साल तक है, इसमें बच्चे के जो है बेसिक जो प्ले एक्टिविटीज़ है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, मेनली जो गेम्स है। ठीक है, फिर प्रिपरेटरी आपका 8 से 11 साल और मिडिल स्कूल जो है, मिडिल आपका एज वो 11 से 14 और सेकेंडरी 14 to 18। एक और कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निशन का। मेटाकॉग्निशन आप जानते हैं संज्ञान, और ये क्या है? परासंज्ञान। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। आपको पता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, यही आपका क्या है? मेटाकॉग्निशन। और क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? मेटाकॉग्निशन के अंदर आती है। एनपीई में एक और चीज़ है आपकी परख। परख की फुल फॉर्म पूछी गई है, ध्यान से देखिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके अलावा SSA भी आप याद रख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अलावा आप ICDS जो मैंने अभी आपको बताया ये भी आप याद रख सकते हैं। शिक्षक पर्व किसको कहते हैं? तो शिक्षक पर्व बेसिकली जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जैसे ही आएगा तुरंत आपके दिमाग में CAP आना चाहिए और 360 डिग्री कंप्लीट असेसमेंट की बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। ECCE ये भी क्वेश्चन आया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आपको इसके फुल फॉर्म तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। निपुण से रिलेटेड और भी कई इन्फॉर्मेशन को जो निपुण भारत स्कीम है मैंने आपको कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लें। ठीक, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता, ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी है, एक एसेट है, एक रिसोर्स की तरह काम करता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रखिएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो पहली बार कोठारी आयोग 1964 से 66 में दिया गया था, यहाँ पे पहली लैंग्वेज आपकी मदर टंग होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, और दूसरी लैंग्वेज अगर हिंदी स्टेट से और नॉन हिंदी है तो हिंदी स्टेट है तो वहाँ पे दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL या तो फिर जो है इंग्लिश या इस टाइप से होगी। अगर नॉन हिंदी है तो वहाँ हिंदी होगी, उसके बाद दूसरा कोई होगा, और ऐसे ही तीसरा वाला भी है। 21st सेंचुरी स्किल्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? तो 21st सेंचुरी स्किल्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे स्किल्स मेन है। इसके अलावा ICT की जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें, कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी, ऐसी तमाम चीज़ों की बात 21st सेंचुरी स्किल्स में की गई है। तो आप इसको बेसिक ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमारी एक और थियरी बची हुई है जो है कोहलबर्ग की, जिससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कोहलबर्ग की थियरी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो कराया हुआ है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, आप बाय राजर्षि क्लासेस प्रिया सिंह से आप सर्च करके या तो प्लेलिस्ट से जाकर आप मैराथन सीरीज में भी देख सकते हैं। तो कोहलबर्ग जब भी आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोहलबर्ग में क्या है? 36 क्या है? अब 3 लेवल्स हैं और 6 हमारे क्या है? स्टेजेस हैं। ठीक, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट है, ये कोहलबर्ग आपका लास्ट टॉपिक है। तो लर्नर्स जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर अंडरस्टैंड है, बेनिफिशियल है आपके लिए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें काफ़ी थोड़ा जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा फास्ट बताया है, क्योंकि एज अ रिविज़न, क्योंकि लास्ट मिनट पर अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो मैंने उसको इसी नाते बनाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आप लास्ट मिनट पे प्रॉपर रिवीजन कर पाएँ। ठीक, तो अभी देखिए कितने देर का आपका बनता है, मे बी 1.5 घंटे का तो आपका मिनिमम आई थिंक होगा ही होगा ये। तो देखिए अब इसके बाद जो हम आते हैं वो है कोहलबर्ग की थियरी। कोहलबर्ग की थियरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कोहलबर्ग की थियरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास का सिद्धांत। आपको याद रखना है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक, पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा क्या है आपका?
कन्वेंशनल, पारंपरिक, और तीसरा क्या है, उत्तर पारंपरिक या फिर पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक, अब प्री कन्वेंशनल में फिर से दो आ जाएगा, S1 S2, स्टेज 1 स्टेज 2, इसमें आ जाएगा स्टेज 3 स्टेज 4, इसमें आ जाएगा स्टेज 5 एंड स्टेज 6 और स्टेज 6। क्लियर है? क्या है ये आपका L1 L2 L3 3 लेवल और 6 स्टेजेस। अब देखिए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, मैंने जो डिटेल वाली जो आपकी सीरीज कराई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ कोहलबर्ग को कंप्लीट किया है, उसमें मैंने ट्रिक बताया, वो ट्रिक मैं यहाँ भी आपको बताती हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा रिविजन में और ये भी होगा। कई बार हम भूल जाते हैं कि स्टेज किसमें कौन सी है, तो मैंने बताया था पनिशमेंट, यहाँ आपको पी याद रखना है, यहाँ पी याद रखना है। तो ये पी क्या है, पनिशमेंट, तो मतलब ये स्टेज कौन सी है आपकी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज है। कौन सी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज में बच्चा कोई काम इसीलिए करता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इसके कई नाम हैं, क्या क्या नाम है पहले आप ये जान लीजिए। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज है। ठीक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये वो स्टेज है कि जैसा मतलब तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं भी करूंगी, मेरे टिफिन खाओगे तो मुझे भी तुम्हारा टिफिन चाहिए। तो ये हो गया, हमने पनिशमेंट कर लिया और पर्सनल कर लिया। अब इसके बाद थर्ड जो स्टेज है उसमें हम क्या किए थे हम लोग, स्टेज 3। अब जब हम परंपरा में आ गए तो परंपरा में हमने क्या किया, अब यहाँ आपका पर्सनल खत्म हुआ था तो यहाँ हम इंटर करेंगे, क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इंटरपर्सनल से। यहाँ पर्सनल किए हम, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यहाँ पे इंटरपर्सनल। अब हम इंटर करेंगे, 12 तक तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाली चीज़ हो जाती है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ऑनेस्टी, मार्क्स, ये सब चीज़ें मायने रखते हैं। मम्मी को अच्छा दिखाना है, पापा के सामने अच्छा दिखाना है, फैमिली के सामने अच्छा करना है, भैया से अच्छा करना है, दीदी से, ये सारी चीज़ें। तो इंटरपर्सनल, इंटर करके हम क्या किए, लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई। तो लॉ और ऑर्डर क्या है, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये है आपका S4 स्टेज 4 लेवल 2, जिसमें आपको बताना है कि रूल्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं जिसको हम ब्रेक बिल्कुल नहीं कर सकते। तो रूल्स आर रूल्स, ये किसका है, लॉ और ऑर्डर, जो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर वाली स्टेज है। अब जब मैंने इंटर कर लिया, इंटर करके लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई कर ली, तो मुझे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता लगा कि ना कि मेरे खुद के क्या राइट्स हैं। तो स्टेज 5 क्या हो जाएगा आपका, इंडिविजुअल राइट्स, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि रूल्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के पास कुछ और दिक्कत हो। तो इक्वालिटी से ज़्यादा हम इक्विटी में बिलीव करते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे कि अब इंडिविजुअल राइट्स, भाई रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो यहाँ पे रिजिडिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि ये पोस्ट कन्वेंशनल, ये मोरालिटी का लेवल आ जाता है आपका। ठीक, कॉपरेशन का लेवल, सहयोग का लेवल आता है ये पूरा की पूरा। तो ये क्या है, रूल्स को चेंज हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, अब जब मेरे अपने खुद के राइट्स पूरे हो गए, तो अब मैं मास पॉपुलेशन के राइट्स की बात करूंगी, अब मैं सिद्धांतों की बात करूंगी, और वो सिद्धांत क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल्स। तो स्टेज 6 आपका क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, क्या है आपका, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें हम मास पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक, तो ये कोहलबर्ग का आपका मेनली जो 6 सिद्धांत है ये है। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत बार पेपर में आता है। तो क्रिटिसिज्म यही है कि इनकी जो एक छात्रा थी, क्या नाम था, कैरल गिलिगन, इन्होंने इस थियोरी को क्या कहा है कि ये थियोरी क्या है, जेंडर बायस्ड थियोरी है, क्योंकि इसमें फीमेल सैंपल्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मेल सैंपल्स थे। दैट्स वाई दिस थियोरी इज जेंडर बायस्ड थियोरी, बिकॉज इट लैक्स द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की कमी थी। इसके अलावा सैंपल्स पूरे के पूरे मेल थे। सभी कल्चर में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मोरालिटी का वो दिया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस है हेंज डिलेमा में, तो ऐसी सिचुएशंस क्या है, हाइपोथेटिकल भी हैं। क्या है, हाइपोथेटिकल इन्होंने सिचुएशंस दी थी। सो लर्नर्स, आई होप कि आपके जो पूरे पेपर 28 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में 2023 तक जितने भी पेपर के जो क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक्स थे, उसको मैंने पूरा इंक्लूड किया है। अगर एक आध टॉपिक छूट गया है तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको एक्स्ट्रा में कवर कर दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जितना टॉपिक मुझे मिला मैंने उसको एज शॉर्ट एज प्रिसाइज जितना मुझसे हुआ मैंने उस चीज़ को किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।